नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो मैंने एक वीडियो प्रॉमिस करी थी कि लॉन्ग वीडियो आने वाली है लॉयड इंजीनियरिंग की, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम मेंशन करने वाले हैं जो कि काफ़ी रिसर्च के बाद हमने इकट्ठी करी हैं। तो ये उसका इस टाइम का इंडेक्स है एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग बोलते हैं कि ये 5x 10x या 20x कैसे जाएगा, वो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो पीपीटी है 19 पेजेस की, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, जो मैं खुद यहाँ पे टाइप करके बताऊँगी आपको। ओके, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं कि लॉयड इंजीनियरिंग की जर्नी क्या रही। उसके बाद 3 कंपनीज़, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड एंड लॉयड इंटरप्राइज के बारे में बात करने वाले हैं, एंड लॉयड मेटल के बारे में कि इन तीनों का रिलेशनशिप आपस में क्या रहेगा। फिर हम बात करने वाले हैं मिस्टर कृष्णा गुप्ता, जो हमारे चेयरमैन हैं इस कंपनी के, उनके बेटे हैं, और इनकी जर्नी क्या रही है एंड कैसे कैसे इन्होंने इस बिज़नेस में एंट्री करी है उसके बारे में, क्योंकि यंगेस्ट प्रमोटर हैं इसके लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के, तो ये इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में बात करना। तो ये करते क्या हैं, उसके बाद बात करेंगे हम कि करते क्या हैं, इनका बिज़नेस क्या है, किस तरीके का बिज़नेस करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इनको ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी का काम करने का डिफरेंट तरीका होता है। कुछ सिर्फ टेंडर से चलते हैं, कुछ माउथ ऑफ वर्ड से चलते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। इनके ऑर्डर्स कैसे आते हैं, टाइमलाइन इनके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन क्या रहती है, पेमेंट्स के इनके क्या रूल्स हैं, किस तरीके से क्या टर्म्स हैं, किस तरीके से पेमेंट्स लेते हैं, लाइफ साइकिल क्या रहता है, इनके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या रहता है कि जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो कितने टाइम तक चलता है, ठीक है। उसके बाद कोई मेंटेनेंस चाहिए होती है या न्यू प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो वो बात करेंगे। इनके जो कोलैबोरेशन हुई है अमेरिकन कंपनीज और जापानीज़ कंपनी से, उसके बारे में बात करेंगे, एंड उसके बेनिफिट क्या रहेंगे लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में है, तो स्टील इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है एंड स्टील इंडस्ट्री में लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का क्या इसका रहेगा कंट्रीब्यूशन। फिर बात करेंगे, क्योंकि इसका स्टील का है, तो इनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, या इनके क्या चैलेंजेस रहते हैं, ये कहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके बारे में। फिर इनकी इन्वेंट्री ग्रो कर रही है, तो उसके बारे में बात करें कि इन्वेंट्री ग्रो कर रही है तो क्यों कर रही है, क्योंकि इनका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है, तो इन्वेंट्री ग्रो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लाइबिलिटीज़ जो हैं इनके ऊपर कुछ 100 करोड़ की, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इन्होंने डिल्यूट किए हैं अपने कुछ शेयर्स पिछले कुछ 10 सालों में, उसके बारे में बात करेंगे। ईबिटा की ग्रोथ क्या है एंड फ्यूचर में ये क्या देख रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड करता क्या है। पहले लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड इज़ इंडस्ट्रियल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जर्नी हमारी क्या है, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की जर्नी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1974 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, एंड 1974 में कंपनी स्टार्ट होने के बाद 1974 से लेके 1990 तक इनका सिर्फ एक ही बिजनेस था, जो कि था इनका इंजीनियरिंग का बिजनेस, ठीक है। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग इसी के ऊपर ये फोकस कर रहे थे, उसके अलावा इनका कोई और बिजनेस नहीं था, ठीक है। 1990 में इनको माइंड में आया कि इनका कोई और बिजनेस भी होना चाहिए, जो कि था स्टील, ठीक है। स्टील 1990 में इनके माइंड में आया, तो 1995 में इन्होंने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी, ओके। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने के बाद इनको कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, जैसे लॉयड मेटल की बात करें तो लॉयड मेटल एंड बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि 2000 से लेके 2000 में या 2001 में लॉयड ये स्टील की जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी डाउन चली गई थी, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डेट में आ गए। तो एक ये चीज़ है ध्यान में रखने वाली कि बहुत ज़्यादा डेट में आ गए थे उसके बाद, ठीक है। तो डेट में आने के बाद इन्होंने कुछ मैनेजमेंट चेंज किए, और मैनेजमेंट चेंज इन्होंने कब किए, 2012 में। 2012 से पहले क्या हुआ, 2012 से पहले इन्होंने किसी कंपनी के साथ हैंडशेक किया था, ठीक है, और अपनी जो मैनेजमेंट है वो उनके हाथ में दे दी थी, ठीक है, इस कंपनी के हाथ में जा चुकी थी। तो इनको जब पता चला कि इनकी जो सारा काम है वो उस तरीके से नहीं चल पा रहा है,
जिस तरीके से चलना चाहिए, या इनके जो इक्विपमेंट्स थे उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा था, या इनकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो इनके हाथ में नहीं थी, ये कुछ डिफरेंट तरीके से सोचते थे, एंड ये जो कंपनी के साथ हैंडशेक किया था वो अलग था। तो वहाँ से हुआ इनका डीमर्जर, एंड डीमर्जर के बाद जो है मैनेजमेंट इनके हाथ में आ गई। मैनेजमेंट इनके हाथ में आने के बाद जो अभी 2020 में जो अभी के करंट प्रमोटर हैं, करंट प्रमोटर जो हैं उनके पास ये सारा तामझाम आ गया। तो करंट प्रमोटर आने के बाद, अच्छा इसमें एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि थोड़ा सा रिलेशनशिप है। तो लॉयड मेटल की मैंने यहाँ पे बात करी, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। साथ के साथ आप कॉपी पेन, मैंने आपको पहले बोला था लेने को, तो वो नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो लॉयड मेटल की जो मैंने बात करी थी, तो इसमें क्या हुआ था कि 1997 में ना इनके पास एक माइन थी जो कि उस एरिया में थी जहाँ पे नक्सल्स का बहुत ज़्यादा अटैक रहता था। तो उसकी वजह से इनको जो माइन करना था, उससे एक्सट्रैक्ट करनी थी जो भी चीज़ें, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो उसकी वजह से भी ये कंपनी जो है वो डेट में आई थी। ठीक है, लॉयड यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो बेसिकली ओवरऑल कंपनीज यहाँ पे सारी डेट में थी क्योंकि स्टील इंडस्ट्री भी 2001 के आसपास स्टील इंडस्ट्री काफ़ी डाउन चली गई थी, तो उसकी वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में आ गई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब क्या हुआ कि 2020 में जब इन्होंने अपनी मैनेजमेंट वापस ली तो इनके पास ना बहुत सारी चीज़ें आ गई। सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने जिस चीज़ पे फोकस किया, उससे पहले हम बात करेंगे इनके पास क्या क्या चीज़ें वापस आई। इनके पास अपने डिसीजन मेकिंग, इनके पास स्किल आ गई। ठीक है, अपने पास सारा कंट्रोल आ गया। दूसरा केपेक्स का कंट्रोल आया। केपेक्स क्या होता है? पैसा, इन्वेस्टमेंट, जो भी आप बोलना चाहें, केपेक्स का मतलब होता है पैसा। ठीक है, उसके बाद इनके पास मैनेजमेंट का कंट्रोल आया। तो टीम्स का कंट्रोल आया। मुझे लग रहा है ये कलर ना थोड़ा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसको लेके चलते हैं। तो टीम्स का कंट्रोल आया। यस, दिस कलर इज़ बेटर। तो इसको कर देते हैं, हम फिर से राइट करते हैं। तो इसमें क्या क्या कंट्रोल आया हमारे पास? एक तो डिसीजन मेकिंग कंपनी के पास आ गई। ठीक है, 1। सेकंड, इसके पास क्या कंट्रोल आया? सेकंड आया इसके पास केपेक्स का कंट्रोल। ठीक है, थर्ड इसके पास क्या आया? थर्ड आया इसके पास वर्क इन्वायरमेंट। इनका जो जिस तरीके से काम करना चाहते थे वो इनके पास हुआ, जो ये डिसीजन लेना चाहते थे वो हुआ। केपेक्स का कंट्रोल आया, तो जिस तरीके से पैसे यूज़ करना चाहते हैं उस तरीके से, और डिसीजन मेकिंग फुल इनके कंट्रोल में आ गई क्योंकि जो भी चीज़ें थी, जो इनको लग रहा था कि पहले जो कंपनी थी जो जिसके साथ भी ये काम कर रहे थे वो ना अच्छे तरीके से जो इनके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ नहीं कर पा रही है, तो इन्होंने फुल कंट्रोल अपने हाथ में लिया। फोर्थ क्या आ गया कि मैनेजमेंट को ग्रो ये कर पाए। टीम्स का कंट्रोल आया। ठीक है, टीम्स जिस तरीके से करवाना चाहते हैं काम, फॉर एग्जांपल कि मैं चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड मैं हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे स्टील के प्लांट की जगह मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, बट करंट जो मेरे साथ जिसका हैंडशेक है वो बोल रहा है कि नहीं, हमें स्टील पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे। तो वहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं एंड जो चाहते हैं वो हो नहीं पाते ऑफकोर्स, तो इनके पास फुल कंट्रोल आ गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो इनके पास कंट्रोल आया तो उन्होंने क्या क्या चेंज किया। तो चेंज में जस्ट सेकेंड, तो चेंज में इन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले तो इन्होंने चेंज किया जो कि इनके मैनेजमेंट में जो भी ये डिसीजन वाला तो ऑफ कोर्स हुआ, इन्होंने सबसे पहले फोकस किया पीपल। अब पीपल क्या, लोग कंपनी में काम करते हैं, आपकी भी आप जो व्यूअर्स हैं उनमें से भी कई लोगों के बिजनेस होंगे, तो आपकी कंपनी में लोग काम करते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम के लिए रहें, कि 1-2 साल काम किया और निकल गए और बेटर अपॉर्चुनिटी आ गई और निकल गए। तो हर कोई ना बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में तो ऑफकोर्स होता ही है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिए इंसेंटिव दिए, 1। दूसरा इन्होंने क्या किया, ESOP स्टार्ट किए, जो कि होता है ESOP जो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, कुछ ऐसा सा होता है, तो मुझे एग्जैक्टली अभी टर्म याद नहीं है, तो हंसना मत मेरे पे। तो उन्होंने ये दोनों चीज़ें ना स्टील की इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अभी कम है।
तो इन्होंने ये स्टार्ट किया। अब इंसेंटिव से क्या हो गया, इनको टारगेट मीट करने ईजी हो गए, क्योंकि इंसेंटिव इतने ज़्यादा हैंडसम थे कि टारगेट जैसे ही कोई एम्प्लॉय अचीव कर जाता था तो उसको इंसेंटिव मिलते थे, तो ऑफकोर्स उसका फ़ायदा हो रहा है और कंपनी का ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। ESOPs से क्या हुआ कि ESOPs जो इसमें दिया था, तो उसमें क्या हुआ कि 50% ESOPs से उनको प्रॉफिट हो रहा है, जो उनकी CTC थी। CTC होता है कि उनकी सैलरी जितनी थी, एनम पर एनम जितनी सैलरी थी, तो अपनी सैलरी का 50% तो वो वैसे ही ESOPs एंड इंसेंटिव से लेके जा रहे थे। तो हर एक एम्प्लॉय की सैलरी आ गई 150% के आसपास। सैलरी 100% प्लस 50% इक्वल्स टू 150%। तो ये इन्होंने यहाँ पे हैंडसम इंसेंटिव्स दिए और मोटिवेट किया लोगों को कंपनी में रहने के लिए लॉन्गर टाइम के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ लॉन्गर टाइम के लिए अगर कोई बंदा रहेगा तो ऑफ कोर्स उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रहेगा कंपनी का, ज़्यादा नॉलेज रहेगा ज़्यादा, तो वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, डिसीजन मेकिंग उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, उसको पहले से नॉलेज रहेगा तो उसका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, उसको पहले से नॉलेज रहेगा कि जो भी हर्डल्स आ सकते हैं उसको वो पहले से ही देख के चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने चेंज क्या किया उसमें, जब इनके पास मैनेजमेंट आई, ये तो उन्होंने किया कि हाँ चेंजेस बहुत सारे किए, ये तो कंपनी के उसके फ़ायदे के लिए किए। अब उन्होंने इसके लिए अपने जो काम है उसके लिए क्या किया, पहले तो उन्होंने मैनेजमेंट जो फैसिलिटी है वो ग्रो की। यहाँ पे कम जगह है तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो इस स्पेलिंग मिस्टेक पे हंसना मत। दूसरा, पहले तो उन्होंने ये ग्रो किया, फिर जो क्लाइंट की नीड्स थी, क्लाइंट्स जो थे इनके, उनकी जो भी नीड्स थी उनको अच्छे तरीके से समझा, जो कि ये पहले नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं थी, तो ये पहले नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने क्लाइंट की नीड्स को समझा ताकि वो अच्छी चीज़ें डिलीवर कर सके, क्वालिटी डिलीवर कर सके। ठीक है, थर्ड इन्होंने क्या किया, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए, न्यू टेक आया, प्लस न्यू कोलैबोरेशंस हुई, तो उसके साथ इनका ऑल जो इनके, क्योंकि यहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि इनके ये एक्सक्लूसिव राइट हैं इंडिया के लिए, और एक्सक्लूसिव राइट्स कैसे बेनिफिशियल होते हैं कंपनी के लिए उसके बारे में हम आगे ऑफ कोर्स बात करेंगे। तो ये किया इन्होंने। फिर इन्होंने जो भी इनकी मिस्ड आउट जो भी चीज़ें थी, जहाँ पे जैसे कि ये क्योंकि कुछ टाइम बीच में ऐसा आया था जहाँ पे ये इंजीनियरिंग वाला पार्ट बिल्कुल नीचे चला गया था, एंड स्टील वाला, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 2021 में स्टील वाला पार्ट बिल्कुल नीचे चला गया था। तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया, री एंटर किया मार्केट में, और री एंटर करने के बाद इनके पास कुछ इनिशियली जो ऑर्डर आए उन्होंने काफ़ी अच्छे से इनकी मदद करी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनके 4 पिलर्स, एक तो होता है 4 पिलर्स क्या हैं जो किसी भी बिजनेस को चलाते हैं। सबसे पहला है पीपल मतलब हो गया कि उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं या आगे माउथ ऑफ वर्ड पे चलता है या कैसे भी चलता है बिजनेस, वो हो गया। दूसरा हो गया मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ गया केपेक्स, किस तरीके से ये, इसका मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, पैसा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। एंड फोर्थ हो गया ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है। तो ये 4 पिलर हैं जो किसी भी बिजनेस को चलाते हैं। अब पीपल में मैंने आपको बता दिया। मैनेजमेंट में क्या आ गया कि जो इनके पास जैसे ही, क्योंकि जो इन्होंने सीनियर मैनेजमेंट हायर करी, जैसे ही इनके पास फुल कंट्रोल है, सीनियर मैनेजमेंट हायर करी, जिनके पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस था, एक्स्ट्रा तो क्या बोल सकते हैं, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था इस इंडस्ट्री के बारे में, उनको हायर किया। इनके पास डिसीजन मेकिंग उसके बाद इनके पास आ गई। ठीक है, तो अब तीसरा क्या हुआ, केपेक्स का, क्योंकि जब वो होता है कि जब सोच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है या विजन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आप अपने पैसे को भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब फुल कंट्रोल इनके पास आया तो केपेक्स का भी फुल कंट्रोल इनके पास आया, और जब केपेक्स का फुल कंट्रोल आया तो इनको पता था कि किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को यूज़ करना है, एंड जो प्रॉफिट हो रहे हैं उनका क्या करना है, कंपनी में लगाने हैं, वापस रखने हैं, साइड पे रखने हैं, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में डालने हैं, क्या करना है, वो इनको सब पता था। ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब होता है, जैसे कि मान लिया कि कोई चीज़ है जो अच्छे तरीके से जिसको यूज़ नहीं किया जा रहा है,
फॉर एग्जांपल मैं अब आपको बोलूँ कि जैसे इनकी पुरानी थी जो भी पुरानी मैनेजमेंट थी, तो उनके पास क्या एक चीज़ हो रही थी जो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी पुरानी मैनेजमेंट के साथ। वो चीज़ इनके पास ये हो रही थी कि जो इनके पास रिसोर्सेज थे, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इनके पास जो रिसोर्सेज थे उनको यूज़ ये नहीं कर पा रहे थे। तो अभी इन्होंने क्या किया कि जैसे ही इनके पास आया कंट्रोल, तो इन्होंने एक होता है वर्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी जी भी लिख देते हैं, यहाँ पे एस भी लिख देते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है वर्ड का? इस वर्ड का मतलब होता है कि जैसे आपका फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है एंड मेरी कोई मशीन है, ठीक है, वो चल सकती है 10 घंटे, ठीक है, पर मेरे पास और उसको चलाने के लिए मेरे को 2 लोग चाहिए क्योंकि वो हैवी है या कुछ भी XYZ रीज़न, 2 लोग चाहिए, पर मेरे पास ना एक ही बंदा है और 10 की जगह वो 5 घंटे चल रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दूसरा बंदा नहीं है या मेरे पास उतना कैपेक्स नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करके उसको चला सकूँ, तो इसमें फ्यूल डलता होगा या मैन पावर लगती होगी, तो मेरे पास दूसरे रिसोर्स नहीं कि इसको मैं पूरी तरह से चला सकूँ। तो मेरे 5 घंटे तो यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं ना। यही इनकी दिक्कत आ रही थी पुरानी मैनेजमेंट के साथ कि उनके जो रिसोर्सेज थे उनको पूरी तरह यूटिलाइज ये नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो इक्विपमेंट्स हों या कोई भी चीज़ हो, तो उसकी पूरी तरह से 100% आउटपुट ये नहीं ले पा रहे थे। एंड जब इनके पास मैनेजमेंट आई तो 2021 में इन्होंने वो सारा कुछ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 2021 में जब इन्होंने ये सारा कुछ करना स्टार्ट किया तो क्या क्या चेंजेस हुए? पहले तो इन्होंने इनिशियली इनको कुछ ऑर्डर आए, इनिशियल ऑर्डर जो थे उन्होंने हेल्प करी बहुत ज़्यादा इनकी, क्योंकि इससे जो भी प्रॉफिट आया था या जो भी कैपेक्स थी वो फिर से बिजनेस में चली गई, बिजनेस में इन्होंने लगा दी। और इन्होंने उसको लगाने के लिए क्या किया, एक और यूनिट को टेक ओवर किया और उसको काम पे लगाया। तो इन्होंने क्या किया, अपना वर्क स्पेस जो था वो 2x हो गया उनका। तो इससे क्या हुआ, अब इनके पास जो इनिशियली ऑर्डर थे, अब वर्क स्पेस 2x हो गया, उससे क्या हो गया, एक तो पहले न्यू ऑर्डर्स जो आएंगे वो टाइम पे डिलीवर होंगे, दूसरा इनके पास हो गया कि इनके पास वर्क स्पेस ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा ऑर्डर भी ले सकते हैं, मोर ऑर्डर्स, ठीक है। और तीसरा इनके पास हो गया वर्क स्पेस ज़्यादा है तो जो भी कम ऑर्डर होंगे, कोई जल्दी आने जाने होंगे ऑर्डर या कुछ हो गया, तो डिलीवरी टाइम इनका बेटर हो गया एंड क्वालिटी चेक एंड एवरीथिंग, तो ऑफ कोर्स वो तो ये कर ही रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया कि कब ये स्टार्ट हुई थी, 2012 में मैनेजमेंट चेंज हुआ, फिर 2019 में ना मिस्टर कृष्ण गुप्ता एंटर किए इसमें, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे। तो टुक ओवर मैनेजमेंट इन 2021, इनिशियल ऑर्डर्स हेल्प्ड इन्वेस्टेड बैक इनटू द कंपनी एंड डबल द वर्क फ्लोर। तो ये सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी, पहले ये स्टार्ट हुई थी लॉयड स्टील के नाम से, ठीक है, लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से। फिर इन्होंने स्टील मैन्युफैक्चरिंग ऐड करी एंड फैसिलिटी आफ्टर मैनेजमेंट चेंज टू लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। अब इन्होंने ये नेम चेंज क्यों किया, क्योंकि इनका जो मेन था वो इक्विपमेंट्स का ही काम है, इंजीनियरिंग का ही काम है, तो इन्होंने ये नेम जो है वो मोर फिटिंग नेम है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि दिस नेम इज़ मोर फिटिंग नेम टू दिस, एंड कुछ ऐसे क्राइटेरियाज थे जो स्टील इंडस्ट्रीज़ के नाम से, अगर ये लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज़ ही रहता तो उसके नाम से ये डिफेंस के ऑर्डर्स एंड बाकी सारी चीज़ें हैं उनको क्राइटेरिया को फिल नहीं करते थे, तो इसलिए भी इनको नाम चेंज करना पड़ा था, ठीक है। अब ये करते क्या है, मैन्युफैक्चर हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इक्विपमेंट्स करते हैं। एंड ये डू नॉट सेल और मैन्युफैक्चर स्टील, तो जो स्टील है ना बेसिकली, जैसे आपने देखा होगा कई बार के दुकानों पे रखा होता है कि गोल रोल बना के रखे होते हैं, कुछ स्टील के वो होते हैं, फॉइल सी होती है, वो रोल बना के रखे होते हैं, तो वो ये नहीं करते हैं, ये उस चीज़ को हम ये इक्विपमेंट्स में ही डील करते हैं मेनली, जो इनका काम है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा मैं पिकासो बन चुकी हूँ, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं यहाँ से। हम एक ही स्लाइड पे इतने टाइम से अटक गए हैं, पता नहीं कितना टाइम में ये वीडियो कंप्लीट हो गई। ओके, तो अभी देखते हैं, तो ये मेनली जो करते हैं वो क्या करते हैं, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। अभी ये मैन्युफैक्चर ये हो गया हमारे, इनकी जैसे ही इन्होंने अपना नेम चेंज किया तो इन्होंने क्या किया, अपना जो पास था उसको भी पीछे छोड़ के आ गए
एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द पास्ट एंड रिक्रिएटेड द आइडेंटिटी। तो उन्होंने इस नाम से ना, ये जो इनका नाम है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, इस नाम से ना इन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिक्रिएट की एंड जो काम में ये हैं एक्चुअल में, उसको पूरा ये नेम डिफाइन करता है एंड इनकी एक अपनी जगह बनी इंडस्ट्री में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे कैसे। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया ये कि 1974 में स्टार्ट हुआ था। तो 1970 से 1990 तक इनके पास क्या था, स्टील एंड पावर प्लांट इक्विपमेंट्स थे। ठीक है, उसके बाद और क्या था इनके पास, हाइड्रोकार्बन इक्विपमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हीट एक्सचेंजर्स, नेवी इक्विपमेंट्स एंड मरीन इक्विपमेंट्स। तो इनके पास ये सारा काम था। अब देखते हैं स्टील एंड पावर इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसको डिटेल में देखने से पहले ना हम थोड़ा सा चलेंगे, पहले यहाँ पे रिलेशन जानेंगे एंड उसके बाद व्हाट दे डू में जब हम जाएंगे तो उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, कंपनीज़ के बीच का रिलेशनशिप क्या है, जो कि है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, लॉयड इंटरप्राइज, जिसको हम श्री ग्लोबल ट्रेडफिन लिमिटेड के नाम से जानते थे, रिसेंटली इसका नाम चेंज हुआ है, एंड लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। इन तीनों कंपनीज़ के बीच का रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली बात करूँ तो देयर इज़ नो रिलेशनशिप, बहुत मेजर कोई रिलेशनशिप नहीं है इनमें। शॉर्ट में रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए, लॉयड इंटरप्राइज जो है ना, वो इसमें भी प्रमोटर है। ठीक है, एंड इसमें भी प्रमोटर है। इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये प्रमोटर है एंड यहाँ पे भी ये प्रमोटर है। दोनों में प्रमोटर होने की वजह से जो इनका जो चेयरमैन है मिस्टर मुकेश गुप्ता जी, जो कि पिताजी हैं श्री मिस्टर कृष्णा गुप्ता जी के, तो ये चेयरमैन है इन दोनों कंपनीज़ में, क्योंकि ये इसकी होल्डिंग कंपनी है। ये होल्डिंग कंपनी है, सॉरी, इसमें तो ये है प्रमोटर एंड यहाँ पे ये होल्डिंग कंपनी है। और ये होल्डिंग कंपनी कब बनी थी इसकी, 2021 एंड 2022 के फिस्कल ईयर जो था उसमें लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी बन गई थी लॉयड इंटरप्राइज की। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें एज सच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है कि जो मेजरली कुछ हमें देखना पड़े। एंड इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि जो लॉयड मेटल है ना, वो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का क्लाइंट है। ये चीज़ भी आगे हम पढ़ेंगे, तो ये क्लाइंट है। ठीक है, अब देखते हैं हम जर्नी मिस्टर कृष्णा गुप्ता जी की। तो मिस्टर कृष्णा गुप्ता जी कौन है, सबसे पहले तो यंगेस्ट प्रमोटर ऑफ लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मिस्टर कृष्णा गुप्ता जी ने जो स्टार्ट की थी अपनी जर्नी लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है, वो करी थी 2019 से। 2019 से पहले इनका क्या रहा था, पहले तो इन्होंने अपनी पढ़ाई करी है लंदन में। ठीक है, लंदन में पढ़ाई करने के बाद जैसे ही ये इंडिया आए तो इन्होंने बोला कि हाँ जी मुझे बिज़नेस करना है। तो इनके फादर साहब जो हैं मिस्टर मुकेश जी, जो हमारे चेयरमैन हैं कंपनी के, उन्होंने बोला कि पहले भैया, जैसे हमारे जो नॉर्मल हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है कि पहले बेटा जाओ कुछ करके दिखाओ मुझे, उसके बाद मैं, जब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ तुम काबिल हो, तुम संभाल सकते हो बिज़नेस, तो तुम आओगे और अपने फैमिली बिजनेस में फिर से एंटर करोगे। तो यहाँ पे अब बात क्या हुई कि इनको बोला गया कि पहले अपना कुछ स्टार्ट करो उसमें, क्योंकि तुम लंदन से पढ़ के आए हो, तो लंदन से पढ़ के आए हो तो यहाँ पे इंडिया के तौर तरीके तो सीखो पहले, उसके बाद तो हम कुछ काम करेंगे। इसको थोड़ा सा हम थिक कर लेते हैं। ओके, तो फिर तो हम कुछ काम करेंगे, ऐसा थोड़ी कि तुम सीधा आओगे और तुम्हें सिल्वर स्पून सिल्वर प्लेट में सारा कुछ बना बनाया मिल जाएगा। वैसे तो बना बनाया मिलता ही है, बट फिर भी बहुत मेहनत लगती है। किसी बिजनेस को टेक ओवर करना और उसको मेंटेन करके ग्रो करना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो ही इज़ लाइक रियली प्रूव्ड हिमसेल्फ कि ये बिजनेसमैन हैं एंड ये इनमें जीन्स हैं बिजनेस के और ये कर सकते हैं। ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया, पहले सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे ट्रू फिट एंड हिल्स, इनका दिमाग गया कि यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि ये लंदन में जब थे तो इन्होंने देखा था, एंड ये इनके ही वर्ड्स हैं कि इन्होंने देखा था वहाँ पे कि जैसे मेंस ग्रूमिंग का है, तो मेंस ग्रूमिंग में जब ये लंदन में जाते हैं या तो बियर्ड बनवाने जाते हैं, शेव करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे 2-2 घंटे का 45 मिनट्स का या 1 घंटे का सेशन होता है ना, पूरी उनको ग्रूमिंग अच्छे से एंड पूरी मसाज एंड एवरीथिंग किया जाता है। और इंडिया में वो वाला ट्रेडिशन नहीं है, वो वाला सिस्टम नहीं है। तो इन्होंने यही चीज़ करने के लिए यहाँ पे ट्रू फिट एंड हिल्स के साथ किया कोलैब, लॉयड्स का कोलैब किया ट्रू फिट एंड हिल्स के साथ, एंड दिस बिजनेस इज़ क्वाइट सक्सेसफुल। तो ट्रू फिट एंड हिल्स बेसिकली है क्या, तो ट्रू फिट एंड हिल्स है ओल्डेस्ट बार्बर शॉप इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट बार्बर शॉप है। तो इन्होंने कब किया, इन्होंने 10 साल पहले इसके साथ कोलैब किया था। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये लाइक 3-4 मंथ्स पुरानी है, तो यस 10 ईयर्स कुछ मंथ्स हुए होंगे। तो 10 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, एंड इस टाइम पे इनके 30+ स्टोर्स हैं, 30+ स्टोर्स के साथ इनके 50+ प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूके से इम्पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये किया, एंड मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये इस टाइम पे लिस्टेड कंपनी है। तो लिस्टेड कंपनी है, इट मीन्स दिस बिजनेस इज सक्सेसफुल, राइट। ये हो गया। अब दूसरा बिजनेस इनका क्या था, दूसरा बिजनेस यहाँ पे लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के साथ जर्नी स्टार्ट करने से पहले इन्होंने एक और बिजनेस किया, वो था लॉयड्स एंड 141 पिज़्ज़ेरिया। अब ये क्या है, ये है फर्स्ट वुड फायर पिज़्ज़ा इन द वर्ल्ड। अगेन इन्होंने वही फाइन पीपल को चुना है एंड उनके साथ कोलेबोरेट किया है इन्होंने। तो ये पिज़्ज़ा बनाते हैं, वुड फायर पिज़्ज़ा बनाते हैं एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो अब आज की डेट में ये क्या करते हैं, वुड फायर पिज़्ज़ा बनाते हैं, इटालियन पिज़्ज़ा बनाते हैं। एंड इसका जो इटालियन पिज़्ज़ा का जो बेस होता है, जो फ्लोर आटा होता है, आटे के साथ जो बेस बनता है, जो भी फ्लोर में रहता है, वो इंपोर्ट करके लाते हैं इटली से। एंड इनके टोमेटोज़ जो हैं ऑथेंटिसिटी के लिए वो भी इंपोर्ट होते हैं। तो इनके कितने स्टोर्स हैं, इनके मुंबई में ही स्टोर्स हैं अभी, बट 15+ इनके स्टोर्स हैं मुंबई में, ठीक है। तो ये थी जर्नी मिस्टर मुकेश गुप्ता की। एंड इन्होंने उसके बाद ये सारे बिजनेस, दोनों बिजनेस सक्सेसफुल करने से पहले, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में स्टार्ट करने से पहले ये दोनों बिजनेस सक्सेसफुल करके दिखाए अपने पिताजी को। उसके बाद 2019 में इन्होंने एंटर किया लॉयड इंजीनियरिंग बिजनेस में। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई, इनको बहुत सारा टाइम लगा चीज़ों को देखने में, सीखने में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 2021 में सारी मैनेजमेंट वापस आई थी एंड वहाँ से टेक ओवर करना स्टार्ट हुआ था, इनिशियल बिजनेस आया था। तो फिर से जब री एंटर किया था, तो यहाँ से इसमें होते हैं 2 ईयर्स। तो 2 साल तक इन्होंने बिजनेस समझा है सिर्फ, और समझने के बाद फिर ये घुसे हैं उस बिजनेस में एंड लेके गए हैं उसको दूसरी ऊंचाइयों पे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि व्हाट दे डू। तो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड करता क्या है, हाइड्रोकार्बन्स में डील करता है, स्टील में, न्यूक्लियर पावर में, मरीन में, पोर्ट्स, जेटी एंड रिफाइनरीज में, ईपीसी एंड सिविल। तो इसमें अब हम चलेंगे इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान से देखनी पड़ेंगी, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हमारा आता है प्रेशर वेसल्स एंड हीट एक्सचेंजेस। इस पे अगर हम चलें तो ये लोड करने को बोल रहा है फिर से, आई एम सो सॉरी, ओके। तो हम आ गए हैं इस पे, प्रेशर वेसल्स एंड हीट एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तो ये देखिए कि प्रेशर वेसल्स एंड हीट एक्सचेंजेस पे सबसे पहले तो यहाँ पे, क्योंकि मेरा पेन नहीं चलेगा तो मैं ऐसे ही आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे ये सप्लाई करते हैं इन सारी चीज़ों को, एंड इनके जो हैं सारे के सारे जो जिन जिन को इन्होंने सप्लाई किया है, जो जो रहे हैं इनके, तो वो यहाँ पे सारा कुछ बताया कि जो जो इनके क्लाइंट्स रहे हैं, जिन जिन को ये काम करके दिखा चुके हैं, ठीक है। अब इनके एक बार पिक्चर्स देख लेते हैं ये क्या होते हैं। अब देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी, ये 2 पिक्चर्स है, लेफ्ट पे है, राइट पे है। तो आप देख सकते हैं राइट वाली पिक्चर देखिए, इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगाने और इनको बनाना और फिर इनको अपने जगह पे बनाना और फिर इनको लेके जाना और वहाँ पे सेटल करना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो किस तरीके से सेटल होते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। एंड इस चीज़ को भी ये कट करना चाहते हैं, एंड जो कि बहुत अच्छा स्टेप है, इस चीज़ को भी कट करें। ये ऑन साइट ही बनाने के प्रपोजल में बैठे हुए हैं अभी, एंड वो भी बताऊंगी कि उसका कैसे फ़ायदा है। तो एक तो ये हो गया, एंड जो कि बहुत अच्छा स्टेप है, इस चीज़ को भी कट करें। ये ऑन साइट ही बनाने के प्रपोजल में बैठे हुए हैं अभी, एंड वो भी बताऊंगी कि उसका कैसे फ़ायदा है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, हमने पिक्चर देख ली।
अब देखते हैं हमारा दूसरा कॉलम्स क्या होते हैं। तो कॉलम्स में भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनके कस्टमर्स कौन कौन से हैं। तो इन्होंने कस्टमर्स इन लोगों को अभी तक कर चुके हैं डिलीवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे इनके क्लाइंट्स हैं। गैल है, CPCL है, देन GNFC है, उत्कल एल्युमिनिया है, देन IOCL है। तो यहाँ पे सारे क्लाइंट्स आपको दिखे, और ये मैं कहीं और से निकाली, वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। मैंने आपको बता भी दिया कि वेबसाइट पे कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे की ऑर्डर्स एंड ये यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे कैसे इनका है सारा कुछ। 9 कॉलम्स इन्होंने किसको किए थे, IOC, हाल्डिया एंड OHCU प्रोजेक्ट थ्रू पुंज लॉयड ड्यूरिंग 2007 एंड 2008। तो पुंज लॉयड आपको पता है कि इनकी पुरानी कंपनी थी, बाद में बस ये निकल गए थे वहाँ से। अब उस स्टोरी को चलो नहीं करेंगे इसमें कवर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है। तो यहाँ पे और भी सारे इन्होंने बताया है कि किस किस को इन्होंने दिए हैं। फिर यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं सारा कुछ, ये हैं इनके कॉलम्स, ये किस तरीके से किस काम में आते हैं सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एंड बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को स्टोर करने के लिए एंड बाकी सारी चीज़ें उनको ट्रांसफ़र करने के लिए एंड एवरीथिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब आता है वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स। तो वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड जो इनके कस्टमर्स रहे हैं, तो कस्टमर्स यहाँ पे बताए हैं इन्होंने HPCL, IOCL, NRL एंड जो भी बेसिकली जो भी कंपनीज हाइड्रोकार्बन में इन्वॉल्व हैं, तो उनको ये सप्लाई करते हैं अपने इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट्स है जो ये बनाते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं, 2012 की लेफ्ट की पिक्चर है एंड राइट पे बताया नहीं कब की पिक्चर है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, एंड यहाँ पे एयर गैस लिक्विड ड्रायर्स यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे 2011 की पिक्चर लेफ्ट पे, राइट पे आई डोंट नो कब की पिक्चर है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इनके कस्टमर्स कौन कौन से थे। ONGC यहाँ से करते हैं, लाइक ONGC केमिकल प्लांट्स, RLI, ओपल, दहेज, टेक्निप एंड पुंज लॉयड को भी इन्होंने किया हुआ है। NPCIL, RCF एट्सेट्रा। ओवर पास्ट 40 ईयर्स में इतने क्लाइंट्स को इन्होंने सर्व किया है। एंड यहाँ पे बताया भी है कि हैज़ लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड हैज़ एग्जीक्यूटेड वेस्ट रिकवरी बॉयलर्स अप टू 5000 NM3//R कैपेसिटी। तो ये मुझे NM3 का पता नहीं है कि क्या है फुल फॉर्म, तो मैं इसको मिस प्रोनाउंस नहीं करूँगी। अगर किसी को जानना होगा तो गूगल भी कर सकते हैं, या मैं ढूंढ के बता दूंगी। अगर किसी को जानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो कैपेसिटी, हैविंग कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट अप टू 20,000 NM3/R, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी बताया है इन्होंने कि लॉयड, तो ये बेसिकली आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं, ये सारा कुछ इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो ये हो गया। अब हमारा स्टील का आता है। स्टील के क्या क्या है, स्टील मेल्टिंग शॉप्स इक्विपमेंट हैं। तो क्योंकि ऑफ कोर्स जब कोई एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज़ को, तो आपको पता होगा कि आयरन से एंड बाकी सारी चीज़ों से स्टील वगैरह को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और बड़ी सारी चीज़ें निकलती हैं, मिनरल निकलते हैं, तो वहाँ से ये हीट करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इन्होंने बताया है कि किस किस को इन्होंने अभी तक दिए हुए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज स्टील में ही रोलिंग मिल इक्विपमेंट्स। तो ये आप खुद भी देख सकते हैं। मैं मेन पे जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अब चलते हैं न्यूक्लियर पावर पे। न्यूक्लियर पावर में इक्विपमेंट फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। तो इनकी ये न्यूक्लियर कॉलम्स वगैरह जो हैं, हीट एक्सचेंजेस वगैरह हैं, वो गए हैं। और ये किस किस को गए हैं अभी, 15 नंबर्स ऑफ हीट एक्सचेंजर टू NPCIL, KAIGA3 एंड 4 एंड RAPP, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट यस थ्रो निको कॉरपोरेशन। तो इन्होंने यहाँ पे ये दिए हुए हैं। एंड हैव सप्लाइड हैवी वाटर वेपर रिकवरी सिस्टम टू NPCIL टैप 3 एंड 4। तो यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ बताया है कि किस किस को दिए हैं। ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ आएगा। बाकी मैं जितना समझा सकती हूँ मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ सरल से सरल भाषा में। तो यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना लंबा वीडियो क्यों खींच रहे हो, इतना लंबा इतने क्यों बता रहे हो, शॉर्ट में बनाया करो वीडियो। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि मैं यहाँ पे उन लोगों तक जानकारी पहुँचा सकूँ जो
सच में जो एनेबल हैं टू एक्सेस ऑल दीज थिंग्स, या जिनको नहीं पता, या जो ड्यू टू XYZ रीज़न वो रिसर्च नहीं कर पाते हैं, या जिनकी हैबिट नहीं होती रिसर्च करने की, तो ठीक है, आप लोगों को किसी को पता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख लीजिए, या जो जो आपको देखना है वो देख लीजिए। बट मैं वीडियो, बस मेरा मोटिव ख़त्म हो जाएगा अगर मैं वीडियो शॉर्ट में बनाऊंगी या बिल्कुल सरल भाषा में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरा मोटिव ही ये है कि एजुकेट करूँ, मैं नॉलेज पहुँचाऊँ लोगों तक। तो अगर वो नहीं कर पाऊंगी तो आई डोंट थिंक कि कोई पॉइंट रह जाता है इस वीडियो का। तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि आई अंडरस्टैंड टाइम सबका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट साथ के साथ जिनकी हम मदद कर सकते हैं आई थिंक करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप हम आ गए हैं फिन स्टेबलाइज़र। अब फिन स्टेबलाइज़र के अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये बात पता होगी कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जब ये इनको ऑर्डर आया था एंड एवरीथिंग। तो फिन स्टेबलाइज़र क्या होता है? फिन स्टेबलाइज़र इन शिप मैंने गूगल किया है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए इसमें देखें तो फिन स्टेबलाइज़र होता है, देखिए ये लेफ्ट एंड राइट पे 2 कील जैसे हमारे बने हुए हैं जिस पे फिन फोर्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक तो ना जैसे वाटर करंट होता है, तो वाटर करंट वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, तो उसमें ये बेसिकली शिप को स्टेबल रखता है। अगर फिन स्टेबलाइजर नहीं होगा तो बोट ना हिलती रहेगी, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हिलती रहेगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, आपको समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे रोल दिखाया है ना, यहाँ लास्ट वाले में, क्योंकि मेरी पेंसिल यहाँ पे चल नहीं रही है आईपैड की, तो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाऊँगी। कोशिश करती हूँ अगर यहाँ पे आता है तो, सॉरी यहाँ पे आ नहीं रहा है मार्कअप, तो मैं यहाँ पे कर नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पे आप लास्ट पिक्चर को देखिए तो यहाँ पे रोल कर रही है, तो ये रोल नहीं करती है। अगर आपने वो फिन स्टेबलाइजर लगाए होंगे तो यहाँ पे रोल नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। तो इनके काफ़ी इनके पास ऑर्डर्स भी आए थे रिसेंटली, एंड ये शिप्स में लगते हैं बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसी में मरीन में ही हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गियर। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गियर क्या होता है? अब आई एम सो सॉरी, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गियर क्या होता है? ये होता है, ये पिक्चर भी मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी। तो ये ऊपर का जो है, अगेन यहाँ पे पेंसिल नहीं चलेगी, ऊपर का है स्टीयरिंग स्टैंड, राइट साइड सबसे ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करियो। स्टीयरिंग स्टैंड जो स्टीयरिंग व्हील होता है जहाँ से डायरेक्शन एंड बाकी सारी चीज़ें मोड़ी जाती हैं। तो ये जो सबसे नीचे है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये कंट्रोल किया जाता है इसके साथ। तो यहाँ पे शिप की डायरेक्शन भी इसके साथ स्टेबल की जाती है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधे जाना है, तो वो भी की जाती है। एंड बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं। यहाँ पे स्टार्टर देख सकते हैं, हाइड्रोलिक पंप है, 4-वे वॉल्व है, एंड रैम है, बाईपास वॉल्व है, शिप स्टीयरिंग गियर कंट्रोल है, यहाँ से यहीं से सारा कुछ ये कंट्रोल होता है। शिप स्टीयरिंग गियर, रैम्स एंड सिलेंडर्स। तो बेसिकली ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये जो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, ये फिन स्टेबलाइजर एंड हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गियर, ये ना किसी भी शिप के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। एंड ये सारी चीज़ें लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बनाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अब आ जाता है पोर्ट एंड जेट, मरीन लोडिंग आर्म। मरीन लोडिंग आर्म्स, अगेन आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद माय इंटरनेट। मरीन लोडिंग आर्म्स, मरीन लोडिंग आर्म्स क्या होती हैं? ये देखिए, तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये वो प्रोजेक्ट से 2 इन्होंने डिलीवर कर चुके हैं। नेल्को को किया था ये 5 MLA एट OSTT जेटी पे किया है। ये अगेन नेल्को को किया है, राइट हैंड साइड पे। फर्स्ट वाला जेटी का है, सेकंड वाला नेल्को का है, देन नीचे थर्ड वाला नेल्को का है। उसके बाद IOCL प्रदीप जो है उनको 6 नंबर्स ऑफ दिस यूनिट की है MLA। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए जैसे ना मरीन में क्या होता है कि मरीन रिफाइनरीज होती हैं। मरीन रिफाइनरीज एक बार यहाँ पे सर्च करके देखिए हम, जस्ट अ सेकेंड। तो मरीन रिफाइनरीज ना कुछ इस तरह की होती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि समुंदर में जाके, मरीन का मतलब समुंदर पे जाके, ये ऑफशोर होता है। समुंदर में जाके कुछ ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स निकाले जाते हैं समुंदर से या पानी के नीचे से कहीं से भी। तो वहाँ पे ऐसी ऐसी पोर्ट्स बनते हैं, और उन पोर्ट्स में क्या होता है, पहले तो ये पानी से यहाँ पे स्टोर करने की जगह होती है, और यहाँ से किया जाता है शिप्स में स्टोर। तो शिप्स में जब ये ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पे हमें ऐसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये आर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनके थ्रू ही, जैसे ये पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है इसमें सेकंड पिक्चर में, तो इसमें जैसे ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से निकाल के शिप्स में स्टोर किया जाता है। और जब शिप्स में स्टोर किया जाता है तो उसको वहाँ से पोर्ट करके लाया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है पोर्ट के ऊपर। पोर्ट के ऊपर लाने के बाद उनको ट्रक्स में डाला जाता है। फिर जैसे हमने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े टमी वाले ट्रक्स घूमते हैं रोड्स पे,
NH पे आपको मेनली देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रक्स में होता है उनमें फ्लूइड होते हैं, गैसेस होती हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं जो गोल पेट वाले होते हैं। तो गोल पेट वाले उनका भी एक लॉजिक है कि वो स्क्वायर क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके फोर्स एंड एवरीथिंग की वजह से वो सारा कुछ होता है, वो अलग से एक टॉपिक है। बट हमेशा देखा होगा आपने कोई जिसमें फ्लूइड या गैसेज होती हैं वो अब फ्लूइड क्या होते हैं, गैसेज भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, तो वो कंप्रेस करके उसको गैसेज को फ्लूइड में भी कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्लूइड मैं यहाँ पे गैसेज को भी ले रही हूँ, लिक्विड को भी ले रही हूँ, मतलब ऑयल वगैरह हो गए, गैसेज होगी, तो फ्लूइड में ही आता है सारा कुछ। तो फ्लूइड को उसमें स्टोर किया जाता है। तो जब भी अब NH पे आपको ट्रक जाते हुए देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स या कुछ और चीज़ें जो कि फ्लूइड है, ठीक है। तो उनको जब निकाला जाता है तो ये कितने हज़ार टन के होते हैं वो, तो उनको इजी नहीं होता है ट्रांसफ़र करना। और ट्रांसफ़र करने के साथ साथ यहाँ पे एक और भी चीज़ होती है कि इसमें ये जो हमारे आर्म्स हैं ये भी सही सलामत होने चाहिए, किसी में जंग ना लगा हुआ होना चाहिए, किसी में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, किसी में लीकेज ना होनी चाहिए, और अच्छे से वो ऑपरेट करता हुआ होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान में रख के चलना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे पोर्ट, जेट एंड रिफाइनरीज, मरीन लोडिंग आर्म्स होगी एंड EPC एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद माय इंटरनेट। तो यहाँ पे EPC एंड प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, लॉयड इंजीनियरिंग एग्जीक्यूट EPC प्रोजेक्ट्स इन स्टील इंडस्ट्री फॉर सेटअप ऑफ DRI प्लांट्स एंड स्पॉन्ज आयरन प्लांट्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बारे में भी सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये लोग करते क्या हैं, ठीक है। तो इसके साथ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नीचे चलते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाउ डू दे गेट ऑर्डर्स। उससे पहले हम न्यूक्लियर पावर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, एंड जो इसकी जर्नी में हमने वो इंक्लूड नहीं किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे कि किस किस तरीके से ये थोड़ा सा काम करते हैं। अब देखिए स्टील प्लांट क्या क्या इनके साथ हुआ। स्टील प्लांट जो था ये पहले तो बहुत, जब इनिशियल स्टेज थी कंपनी की तब तो ये बहुत अच्छे से चला था, बट उसके बाद ना थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया था। स्टेगनेंट का मतलब होता है कि ना उसमें ग्रोथ हो रही है ना वो नीचे गिर रहा है, मतलब बिल्कुल एक जगह स्टेबल सा हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी स्टेगनेंट हो गया था बीच में, एंड वो क्यों हुआ था? कैपेक्स, एक तो कैपेक्स का आ गया, एंड दूसरा मैन पावर इनके पास नहीं थी। मैन पावर अब क्यों नहीं थी? क्योंकि इनके पास कैपेक्स नहीं था, इनके पास मैन पावर भी नहीं आई। तो ये प्लांट को ना कुछ अच्छे तरीके से ये मैनेज नहीं हो पा रहा था। अर्लियर बहुत अच्छा था ये सारा कुछ। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर कि हमारे जो पावर का रहा था, पावर का इनिशियली बहुत अच्छा ग्रोथ रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा था पावर का इनिशियली, एंड ये बिग पार्ट था इसका कंपनी का पावर को लेके। बट उसके बाद ना थोड़ा सा मिडिल में ये मिस आउट हो गया, क्योंकि लोगों को ज़्यादा ये लगा नहीं कि हाँ इसके ऊपर इतनी ज़्यादा थोड़ा सा इनके पास कैपेक्स की भी दिक्कत थी। तो ये स्टार्ट मैं कर रही हूँ 1974 से अभी तक की जर्नी की बता रही हूँ, ठीक है। तो बीच में मिस आउट हो गया था, बट फिर इन्होंने ओवरकम किया उसको, एंड मैन पावर आया, कैपेक्स आया। तो इनकी बिग मैनेजमेंट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी, क्योंकि ये बीच में मिस्ड आउट हो गया था। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी? एक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी, और वो भी किससे आना था? कैपेक्स से आना था। फिर इनको कैपेक्स की रिक्वायरमेंट थी ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ों के लिए। फिर यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी इनके पास सॉलिड, तो वो भी दिक्कत आ रही थी, तो वो भी इनको चाहिए था। फिर इनके पास कोई डिज़ाइंस की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि डिज़ाइन एंड मैन पावर वो सारी चीज़ें इनके पास नहीं थी, और उनमें लगता ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो बंदा कैसे काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें बीच में, जैसे कि मैंने बोला कि बीच में डेट में भी आ गया था, तो वो सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो था, जस्ट अ सेकेंड, ये जो था, और मरीन लोडिंग आर्म्स इसमें ही आ जाता है। तो उसमें क्या हुआ था, लोडिंग आर्म्स जो हैं वो, मरीन लोडिंग आर्म्स बेसिकली किसके लिए यूज़ होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑयल एंड गैसेस के लिए यूज़ होते हैं, उसको ऑफलोड करने के लिए एंड शिप्स पे डालने के लिए। ये जो है ये मरीन लोडिंग आर्म्स की पिक्चर है, और ये मैं लेके आई हूँ उनकी वेबसाइट से, जो मैंने आपको दिखाया भी था वहाँ से लेके आई हूँ। मरीन लोडिंग आर्म्स की पिक्चर है, ये कॉलम्स हैं हमारे, ये स्टील का है हमारा, एंड ये हमारे हैं जो हमारे पोर्ट्स एंड जेट्स रिफाइनरी वाले हैं, ये वो है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फ्यूल्स ऑफलोड करने वगैरह के लिए यूज़ होते हैं।
तो अब ये पहले भी सप्लाई करते थे इन सारी चीज़ों को, बीच में थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया था, पहले भी सप्लाई करते थे एंड अब भी ये काम करते हैं। एंड अब इन्होंने क्या किया था कि पहले इन्होंने जो ये जापानीज़ कंपनी के साथ इन्होंने अभी कोलैबोरेशन करी थे, इससे पहले भी इनकी एक और कोलैबोरेशन थी जिसका नाम मैं ढूंढ नहीं पाई, बट इनकी कोलैबोरेशन थी और ड्यू टू डिफरेंस इन थॉट्स या जो भी उनका फ्यूचर विजन था, उसकी वजह से इनकी कोलैबोरेशन टूट गई थी। अब इन्होंने न्यू कोलैबोरेशन करी है एंड ये फिर से अपने कंपनी को रीस्ट्रक्चर करने में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास बहुत सारा कुछ है लिखने के लिए। तो हाइड्रोकार्बन्स का जो ग्रोथ है हाइड्रोकार्बन्स की, वो ग्रोथ है 5 to 7% पर ईयर, जो उसकी ओवरऑल ग्रोथ है। ये मैं इसकी नहीं बात कर रही हूँ, ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रही हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स को लेकर जितनी ग्रोथ है। ठीक है, अब ये 5 to 7% जो ग्रोथ होती है वो कितनी कैपेक्स पे होती है? तो इसका बहुत लार्ज कैपेक्स है एंड लार्ज कैपेक्स की हम बात करें 1 लाख करोड़ रुपीज़। तो 1 लाख करोड़ रुपीज़ पे अगर आपका 5 to 7% ग्रोथ हो रहा है, इट्स ए ह्यूज डील। बट इसमें से अब एक कैच है थोड़ा सा, ये जो सारा कैपेक्स पे ग्रोथ है 5 to 7%, इसका जो बिग अमाउंट है, बिग अमाउंट जो है वो किसको जाता है? वो जाता है ईपीसी को। ईपीसी क्या होता है? ईपीसी होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, आप गूगल भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो ईपीसी ना एक मॉडल है, बेसिकली बिजनेस मॉडल है। अब इसको ऐसे समझते हैं जैसे कोई निकल गया गवर्नमेंट का टेंडर। ठीक है, गवर्नमेंट का टेंडर मिल गया ओएनजीसी को। ठीक है, ओएनजीसी ने ईपीसी मॉडल पे दे दिया आगे टेंडर, ईपीसी मॉडल पे आगे टेंडर किसको दे दिया? ये दे दिया लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को। ठीक है, या किसी और को दे दिया, उसने लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को दे दिया। तो ऐसे ऐसे क्योंकि कुछ बहुत सारे जब ऑर्डर कोई निकलता है, अब शिप है तो फॉर एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर कोई एक शिप है तो शिप में कितना कुछ होता है। शिप की बॉडी बनती है, शिप के फिन बनते हैं, शिप के स्टेबलाइजर बनते हैं, शिप के अंदर का सामान बनता है, शिप का कंसोल बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब कोई कंपनी किसी चीज़ में माहिर है, कोई कंपनी किसी चीज़ में माहिर है। तो फॉर एग्जांपल कि हम स्टेबलाइजर एंड फिन का मिल गया इसको ऑर्डर, तो यहाँ पे बहुत बड़ा चंक जो जाता है ना, वो जाता है ईपीसीज को। यहाँ पे ईपीसी जो मॉडल पे आगे काम दे रहा है वो है ओएनजीसी। अब ओएनजीसी का क्या काम होता है? गवर्नमेंट टू ओएनजीसी टू मे बी लॉयड, मे बी टाटा स्टील, मे बी आगे कोई भी JWS, यहाँ पे बाकी स्टील्स के इनसे काम करवाने तो इनको दे दिया। अब ओएनजीसी का काम क्या होता है कि इन सब को काम जो दे दिया है, इन सब का काम पूरा करके उसको सारा 100% बना के गवर्नमेंट को देना। तो ओएनजीसी यहाँ पे काइंड ऑफ ठेकेदार टाइप हो गया कि आगे उसने ठेका दे दिया एंड बाकी सबसे काम लेके आउटसोर्स करके यहाँ पे गवर्नमेंट को दे। तो बहुत बड़ा चंक यहाँ पे जो है ओएनजीसी खाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लेके चली हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आगे ये कर रहा है ओएनजीसी या नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लेके चली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि बहुत ह्यूज चंक जो है ना वो ईपीसीज के पास जाता है। अब ये बिजनेस मॉडल कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पे होते हैं ईपीसी होता है, फिर यहाँ पे बोट होता है, फिर यहाँ पे हैम होता है, HAM होता है। हम इन दोनों के बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरी है इस कंपनी के लिए भी, और जो मेनली चलता है वो ईपीसी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ईपीसी मॉडल में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर, जो ओएनजीसी मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसको ही बना के देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपको बता दिया कि किस तरीके से होता है। तो अब हम चलते हैं कि रिफाइनरीज एंड ऑल ये कैसे काम करती हैं। तो रिफाइनरीज का जो है कैपेसिटी जो है इंडिया की, वो है 5 मिलियन बैरल पर डे। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, अब आई एम सो सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ, 5 मिलियन बैरल पर डे है या 5 मिलियन बैरल पर ईयर है? सॉरी, पर डे है, 5 मिलियन बैरल पर डे। एंड ये जो है डिमांड से कम है, जो जितनी डिमांड है उससे कम है,
यहाँ पे ये ऐड करने का सोच रहे हैं, गवर्नमेंट इज़ सेइंग कि 1 मिलियन बैरल पर डे ये ऐड करने वाले हैं कमिंग डेज में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी रिफाइनरी के थ्रू जो भी इनमें एनर्जी ग्रो होती है या कुछ भी बनता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि जो इनका प्लान है, जो 1 मिलियन बैरल ये करने वाले हैं पर डे ऐड, तो उससे क्या होगा कि 2045 तक ये कहाँ पहुँच जाएंगे, जो वर्ल्ड वाइड 28% एनर्जी जो होगी वो इंडिया से जाएगी, इंडिया उसको केटर करेगा। अब ये सारी चीज़ें मैं आपसे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीज़ें इस बिजनेस से, हाइड्रोकार्बन बताया, स्टील बताया, न्यूक्लियर पावर बताया, मरीन का बताया, ये सारी चीज़ें ना इससे रिलेटेड है। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों के लिए ना इस कंपनी ने कोलैबोरेशन करी है जिनके पास इंडिया के एक्सक्लूसिव राइट हैं। तो इंडिया में जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील को कुछ हैवी इक्विपमेंट्स चाहिए, तो एक्सक्लूसिव राइट जो है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के पास है। तो किससे काम लेगा टाटा स्टील, जो है किससे लेगा, टाटा स्टील लॉयड से लेगा। एंड ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं, ये वर्ड्स कंपनी के प्रमोटर्स के हैं कि टाटा स्टील इज़, उनके पास ऑर्डर्स हैं एंड टाटा स्टील को वो शिप भी कर रहे हैं। तो ये कंपनी के वर्ड्स हैं, दीज आर नॉट माय वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 2045 तक 28% जो है वो इंडिया करेगा एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा, एक्सपोर्ट करेगा या रखेगा जो भी करेगा, पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। एंड 2029 या 2030 तक ये जो अपनी रिफाइनरी की इसकी कैपेसिटी है इसको करने वाले हैं डबल। तो अभी 5 मिलियन बैरल्स पर डे है, तो ये 10 मिलियन बैरल्स पर डे हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये इसके रिफाइनरी की कॉलन और वेसल्स जो होती हैं उसको कितना, मतलब क्या उसका रहता है, तो कितना प्राइस रहता है उसको बनाने का या कुछ होता है, ये जो है ये रिफाइनरी के हैं, तो इसको कितना कितना प्राइस क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये प्राइस जो होता है ना डिपेंड करता है इसके साइज़ पे, इसकी क्वालिटी पे एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। तो ये प्राइस जो है 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक हो सकता है एक कॉलन का, एक रिफाइनरी के उस पे, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल एंड एवरीथिंग। तो उसकी वजह से ऊपर नीचे प्राइस ये होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं अभी के लिए हम क्लोज एंड चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क मी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ डू दे गेट ऑर्डर्स, इनको ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं। तो जैसे नॉर्मल बाकी बिजनेस होते, छोटे बिजनेस होते हैं, जैसे वो करते हैं वैसे ही ये भी करते हैं। एक होता है इनका EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट रिलीज़ करती है टेंडर्स एंड गवर्नमेंट के टेंडर्स को अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो इनको टेंडर्स मिलते हैं। अब क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए होगा, पास रिकॉर्ड, ठीक है, कि इनकी कितनी परसेंट इनकी रिजेक्शंस रही हैं, इनका क्वालिटी कैसा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड डिलीवरी टाइम क्या रहा है, ऐसा हो कि क्वालिटी बड़ी अच्छी हो एंड जो इनका पास ट्रैक रिकॉर्ड हो अच्छा हो, बट इनका डिलीवरी टाइम ही 1 साल लेट का है तो वो भी ये नहीं करेगा। तो जो भी इनके पास ये क्राइटेरियाज है उनको अगर ये फुलफिल करता है, एंड उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बिड प्राइस। तो बिड प्राइस सबसे लोएस्ट बिड जीतती है, बट सबसे लोएस्ट ये नहीं है कि अगर उसके क्राइटेरियाज ही मैच नहीं किए तो वो जीत जाएगी। तो क्राइटेरिया सारे मैच करने चाहिए, उसके बाद ही वो बिड उनको मिलेगा, ठीक है। एक हो गया हमारा ये जिस तरीके से ऑर्डर मिलता है। दूसरा है हमारा रेगुलर मार्केटिंग। जैसे हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अब कैसे बोलूँ, फॉर एग्जांपल मेरा कार्डबोर्ड का बिजनेस है, मैं कार्टन बनाती हूँ बहुत बड़े बड़े। तो मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी जिनको कार्टन्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि जैसे लेज़ वाले हैं, पैकेट्स उसमें डाल के भेजते हैं, या कोई मसाले हैं या दालों वाले हैं उनमें कार्टन्स में पैक करके भेजते हैं। तो मैं उनके पास जाऊँगी और मैं बोलूँगी जी मेरी कंपनी है एंड आप मेरे से कार्टन लो। अब वो बोलेंगे कि कितने का देते हो एंड आपका पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने कितना काम किया है, आपका प्राइस क्या है, कितने टाइम में डिलीवर कर दोगे, आपकी कैपेसिटी कितनी है कि कितना आप बना सकते हो, क्योंकि हमें चाहिए 5 लाख कार्टन और हमारी अब मेरी कैपेसिटी हो 2 लाख की, तो वो भी नहीं मैच
मैच करता है तो उसमें एडजस्टमेंट, उसमें बातचीत एंड बाकी सारी चीज़ें होती है। तो लुक एंड हंट फॉर अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तो वो ढूंढते हैं। ठीक है, तीसरे होते हैं वॉक इन ऑर्डर्स। अब वॉक इन ऑर्डर्स कैसे होते हैं, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पे आते हैं, रिजेक्शन पे आते हैं, जैसे इसमें क्राइटेरियाज फिल करने पड़ते हैं वैसे क्वालिटी परफॉर्मेंस पे आते हैं, डिलीवरी टाइम पे आते हैं कि डिलीवरी टाइम उनका क्या है। तो ये सारी चीज़ें लिख के कई बार, जैसे अब मैं मेरा जैसे अगेन मेरी कार्टन्स की कंपनी है एंड फॉर एग्जांपल किसको रिफाइंड ऑयल वालों को चाहिए कि उनको कार्टन्स चाहिए बहुत ज़्यादा, तो वो कैसे आएंगे, अब या तो माउथ ऑफ वर्ड पे उनको मिलेगा कि हाँ जी हमने उससे लिए थे एंड आप भी उस कंपनी से ले लीजिए, या कोई मेरे को जानता हो, या फिर मेरे को कंपनी ने गूगल सर्च किया हो या कोई सर्च किया हो या उनकी टीम ने सर्च किया हो एंड मेरी कंपनी का ABC नाम आया हो कि ये कार्टन बनाते हैं और इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, तो वो मेरे पास आएंगे जी हमें कार्टन चाहिए एंड ये हमारा बजट है इतने में, अगर आप फुलफिल कर सकते हो तो बताओ। तो वो एक चीज़ होती है, तो उसी तरीके से इनको भी यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, अब इनका देखते हैं टाइमलाइन, पेमेंट एंड साइकिल। अब टाइमलाइन क्या है इनका, मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन। तो मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन इनका जो वैसे तो इनका कुछ चीज़ों का 6 to 8 मंथ्स भी है, बट हम यहाँ पे हायर साइड पे ही लेके चले हैं। हायर साइड पे इनका है 12 मंथ्स का इनका डिलीवरी टाइम है। ठीक है, एंड कैन बी हाई डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो ये क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, उससे ऊपर भी हो सकता है। तो इसमें 12 मंथ्स में क्या क्या आता है, प्री डिज़ाइनिंग आती है, पोस्ट डिज़ाइनिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, टेस्टिंग आती है, गेटिंग अप्रूवल्स एंड फाइनल डिस्पैचिंग। ठीक है, और इनकी रिजेक्शन, इन्होंने बोला है कि इनकी 0 रिजेक्शंस हैं, बट व्हाट दे से, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इन्होंने बोला कि इनकी 0 रिजेक्शंस है अभी तक। बट आपको याद होगा कुछ टाइम पहले रिजेक्शन तो नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे ONGC ने ही क्वालिटी इशू उठाया था कि इनकी क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं है, विच व्हाट आई रिमेंबर। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि 0% रिजेक्शन है, हाँ वापसी नहीं हुई है चीज़ों की, बट ये क्वालिटी इशू यहाँ पे उठाया ज़रूर गया था थोड़ा बहुत। अब वो सॉर्ट हुआ है नहीं हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कई बार कुछ गलत फहमी भी हो जाता है किस तरीके से, तो उन्होंने किस बिहाफ पे बोला है कि 0 रिजेक्शंस है, आई एम नॉट श्योर, बट येस जो चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, पेमेंट कैसे होती है इनकी, पेमेंट जो होती है जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है 5 to 10% जो होता है इनका एडवांस आता है एंड रेस्ट इज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब इसमें देखिए इसमें कितना बड़ा नुकसान है। अब जैसे इनको, इन्होंने तो बोला कि इनकी 0 रिजेक्शन है, बट अगर इनकी रिजेक्शन आ जाती है तो यहाँ पे बचता है 95 to 90% जो इन्होंने डिलीवरी टाइम पे लेना है। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो इनका ये सारा नुकसान है। तो ये भी चीज़ें हैं कि क्वालिटी के ऊपर भैया आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, नहीं तो यहाँ पे 100% नुकसान में भी जा सकता है। तो ये भी चीज़ है, रेस्ट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब डिलीवरी लेट हो गई तो क्लाइंट बोलेगा भाई मेरा तो इतना नुकसान हो गया, तेरा प्रोडक्ट टाइम पे नहीं हुआ डिलीवर, तेरी चीज़ें टाइम पे नहीं, मेरी चीज़ें टाइम पे नहीं स्टार्ट हुई, तो मेरा तो नुकसान हो गया भाई। तो वो भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, तो अब लाइफ साइकिल ऑफ देयर प्रोडक्ट, इन्होंने बोला है कि जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसका 20 साल तक का लाइफ टाइम है। 20 साल तक वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चलता है। उसके बाद माइन्यूट रिपेयरिंग या क्या कई बार रिप्लेस भी करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हाइड्रोकार्बन्स का तो उसमें बिल्कुल भी कहीं लीकेज, कहीं जो वो होता है रस्ट आ जाता है या कुछ होता है, तो वो उसकी गुंजाइश नहीं रख सकते क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ बिल्कुल चेंज हो जाएंगी एंड दिक्कत हो जाएगी, तो रिफाइन भी नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड अब चलते हैं इसकी कोलैबोरेशन के पार्ट पे। तो सबसे पहले इनकी कोलैबोरेशन जो हुई है वो हुई है एक जापानीज़ कंपनी के साथ एंड जिसका नाम है TB ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो ये कंपनी करती क्या है, कंपनी डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फ्लूइड एंड गैस ट्रांसफ़र सॉल्यूशन फॉर कार्गो हैंडलिंग बैक्ड बाय मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको पता है जो हमने मरीन आर्म्स की बात करी यहाँ पे, तो ये टेक्नोलॉजी, ये जो कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इनका काम है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। 60+ ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि इनकी कोलैबोरेशन से क्या फ़ायदा हो सकता है, किस तरीके की कोलैबोरेशन है, क्या हो सकता है। तो पहले देखिए 80% जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेरे तो एक तो गोलू भी अलग सा ही लग रहा है आज तो 80% जो मैन्युफैक्चरेशन है वो हो रही है अब इंडिया में एंड 20% जो है वो रहेगी जापान में। जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स रहेंगे इसके वो रहेगी हमारी जापान में। ठीक है,
तो कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी पहले आप देखते हो कि पहले आप ABCD से स्टार्ट करते हो, WXYZ से नहीं स्टार्ट करते। तो ये ABCD से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने किया है 80%, और पहले जो था, पहले 20% इंडिया में था एंड 80% जो है वो इम्पोर्ट करते थे। तो 20 से 80% जाना, 60% का जंप लेना बहुत बड़ी बात है। तो अभी इन्होंने ये कर दिया है। अब ये इन्होंने बोला है कि अगर सब कुछ सही रहता है इन फ्यूचर, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल, देन 100% प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये जो 80 और 80 प्लस ये 20%, ये 100% जो है वो इंडिया में करने वाले हैं। और इससे ज़्यादा इस लाइन में एक बहुत बड़ा मतलब छुपा है। तो 100% प्रोडक्शन इन इंडिया एंड लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड विल एक्सपोर्ट फॉर TB ग्लोबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड क्लाइंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन्होंने बोला है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो 100% जो है वो ये इंडिया में करेंगे एंड इनका फोकस जो है वो मेन जो है वो मेक इन इंडिया है। ठीक है, मेक इन इंडिया है इनका फोकस जो है। तो इन्होंने बोला कि अगर सही रहता है तो 100% इंडिया में करेंगे। और ये जो जिनके साथ इन्होंने कोलेबोरेशन किया है, इनके जो क्लाइंट्स हैं, और क्लाइंट्स कहाँ हैं, वर्ल्ड वाइड जो इनके क्लाइंट्स हैं, उनको हम इंडिया, मेक इन इंडिया यहीं से एक्सपोर्ट करने वाले हैं। लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड जो है वो यहीं से एक्सपोर्ट करेगा इंडिया से ही। तो सोचिए कि इंडिया में कितना ज़्यादा बिजनेस आएगा अगर ये चीज़ हो जाती है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो आप सोचिए कि इस टेक्नोलॉजी के साथ कितना ज़्यादा बिजनेस आएगा। और दूसरी बात, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो जो है वो ये है कि इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव राइट हैं इनके पास, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के पास एक्सक्लूसिव राइट है इस टेक्नोलॉजी के इंडिया में। और किसी को भी अगर इस टेक्नोलॉजी से काम करना तो उनको लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड से होके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा? इसका फ़ायदा मिलेगा नेवी डिफेंस इज़ गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन अपकमिंग डेज। किसमें? फिन स्टेबलाइजर एंड इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग गियर, जो कि मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई। तो इन दो चीज़ों का क्यों फ़ायदा मिलने वाला है? इन दो चीज़ों का फ़ायदा इसलिए मिलने वाला है क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट टारगेट इज़ 200 न्यू शिप्स इन नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स। तो अभी गवर्नमेंट 200 न्यू शिप्स बनाने वाली हैं। 200 न्यू शिप्स का मतलब है लाइक बहुत ज़्यादा सारा ऑर्डर। 200 न्यू शिप्स के लिए इनको फिन स्टेबलाइजर एंड इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गियर्स अगर किसी को भी मिलता है ऑर्डर, तो इस टेक्नोलॉजी से काम करने के लिए इनको लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के पास जाना पड़ेगा। एंड इंडिया में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के पास है। इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट है एंड किसी भी कंपनी को मिलता है ऑर्डर तो इनके पास से ही लेना पड़ेगा। तो चाहे इनको टेंडर मिलता है डायरेक्टली, यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बोला है कि इन्होंने अप्लाई किया है शिप के टेंडर्स, न्यू शिप के टेंडर्स के लिए अप्लाई किया है। तो अगर इनको नहीं भी मिलता है ऑर्डर फिर भी इनका फ़ायदा है ही है, वन वे और अदर। कान चाहे सीधे हाथ से पकड़ लो या हाथ घुमा के पकड़ लो, इनको फ़ायदा रहेगा ही रहेगा। तो ये मेन इस चीज़ का मतलब है। और इस टेक्नोलॉजी के आने से ये नहीं है कि ये क्योंकि टेक्नोलॉजी ले आए हैं और हो गया इनका काम। इनका काम तब हुआ है क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट है इनके पास इंडिया के लिए। तो ये मेन चीज़ है। एंड दूसरी मेन चीज़ है कि यहाँ पे 100% प्रोडक्शन पे जा सकते हैं। एंड यहाँ पे जो TB ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ के जो भी क्लाइंट हैं वर्ल्ड वाइड, उनको ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे इंडिया में मैन पावर जो है ना वो थोड़ी चीप है, तो उसकी वजह से मार्जिन ये बहुत अच्छे रख सकते हैं अपने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इसका एक फ़ायदा मिल गया। अब दूसरी कंपनी के ऊपर चलते हैं। दूसरी कंपनी है हमारी TMW, जिसका नाम है द मटेरियल वर्क्स लिमिटेड। अब मटेरियल वर्क्स लिमिटेड क्या करता है? ये कोलैबोरेशन जो है मुझे लगता है कि ये इस कंपनी के लिए जो होता है ना अमृत सिद्ध हो सकती है। अब कैसे? देखिए, पहले तो ये कंपनी करती क्या है? प्राइवेटली हेल्ड कंपनी कमिटेड टू एक्सीलेंस इन द टोल प्रोसेसिंग ऑफ फ्लैट रोल्ड मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे गोल ऑफ कोलैबोरेशन क्या है? गोल ऑफ कोलैबोरेशन इसका जो रहा है वो रहा है इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट्स। ठीक है, इनको अपने इक्विपमेंट्स जो है वो इम्प्रूव करने थे क्योंकि इनके जो भी थे न्यू टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। इम्प्रूव स्पीड, जैसे इक्विपमेंट्स ज़्यादा होंगे तो ऑफकोर्स स्पीड अपने आप बढ़ेगी। AI टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, तो इनकी एफिशिएंसी जो इनकी पूरी कैपेसिटी है जो होता है
कैपेसिटी एफिशिएंसी है वो ये कर नहीं पा रहे थे। अब इनकी जो पास्ट मैनेजमेंट थी ना उसमें भी ये दिक्कत आ रही थी। कैपेसिटी एफिशिएंसी ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो कैपेसिटी एफिशिएंसी में पहले भी दिक्कत आ रही थी, तो इन्होंने यहाँ पे एआई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, रिड्यूस कॉस्ट। अब रिड्यूस कॉस्ट कैसे करेगा ये मैं आपको बताऊंगी इस वाली जगह पे, ठीक है। मोर आउटपुट इन शॉर्टर टाइम वो भी इस वाली जगह पे ही पता चलेगा। रोबोटिक एंड ऑटोमेशन कंबाइंड अलोंग विद दिस, तो यहाँ पे बताया उन्होंने कि इस टेक्नोलॉजी के साथ रोबोटिक एंड ऑटोमेशन कंबाइंड है अलोंग विद दिस, तो उसके साथ भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो एक इंसान काम कर सकता है, जितना भारी काम कर सकता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा रोबोटिक एंड ऑटोमेशन के साथ आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये कंपनी करती क्या है, इस टेक्नोलॉजी जो हम लेके आए हैं इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है एंड ये करेगा क्या बेसिकली, तो करेगा क्या उसके बारे में अभी बात करते हैं। पहले क्लीन कर लें, ओके। तो जो ये टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली करती है पिकलिंग ऑफ स्टील। अब पिकलिंग ऑफ स्टील क्या होता है? पिकलिंग ऑफ स्टील क्या होता है कि जैसे ही आप एक स्टील का, जैसे मैंने बोला ना कि वो रोल्स होते हैं, तो जैसे ही वो स्टील बन जाती है उसके बाद पिकलिंग क्यों की जाती है? पिकलिंग की जाती है फॉर लॉन्गर लाइफ टाइम, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो लंबी हो, ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहे, ठीक है। अब पिकलिंग में क्या होता है, जो रेगुलर पिकलिंग होती है, ठीक है, रेगुलर पिकलिंग में क्या होता है कि ये, अच्छा एक चीज़ करते हैं हम एक बार ना पिकलिंग का यहाँ पे कर लेते हैं ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पिकलिंग क्या होती है। तो स्टील पिकल सॉरी पिकलिंग प्लांट, ओके, सो देयर वी गो, इमेजेस पे चलते हैं। तो स्टील पिकलिंग प्लांट्स, तो ये देखिए ऐसा सा कुछ होता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि रुकिए मैं थोड़ा सा ना अप्रोप्रिएट इमेज ढूंढ लूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ इसका एक्चुअल में कैसे कैसे। तो ओके, तो थोड़ा सा इसी को ले लेते हैं। तो स्टील जैसे निकलती है ना, ये भी सही इमेज नहीं है, मुझे सही इमेज, आई लॉस्ट इट, मुझे मिली थी ये सही इमेज। तो ओके ओके ओके, एक सेकेंड, एसिड स्टील पिकलिंग प्लांट, ऐसा सा कुछ ही होता है, ओके आई गॉट इट, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे कंपार्टमेंट्स जैसे बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टील जैसा एक वो निकल रहा है, रोल सा, है ना, तो उसको रोल बनाया जाता है, अभी तो फ्लैट है। तो यहाँ पे ना स्टील जैसे ही निकलती है तो उसको सबसे पहले ना एसिड में डाला जाता है। एसिड में क्यों डाला जाता है? तो जो भी इसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कोई कुछ चीज़ लगी हो जिससे कि रस्ट आ सकता है या कोई इम्प्योरिटीज़ हो, तो एसिड में डाला जाता है और उससे ना क्या होता है कि उसकी इम्प्योरिटीज सारी चली जाती है, इससे इसकी लाइफ लंबी होती है। फिर एसिड में डालने के बाद उसको डाला जाता है पानी में, जैसे ऐसे ऐसे बने होते हैं, एसिड में डालने के बाद उसको डाला जाता है पानी में। पानी से क्या करते हैं, पानी से उसको धोते हैं ताकि वो एसिड का सारा असर निकले। पानी में डालने के बाद उसको किया जाता है हॉट एयर में। हॉट एयर में शायद यहाँ पे हमें मिल जाए, तो यहाँ पे तो हमें नहीं मिल रहा है, मेरी गलती होगी, मुझे पहले निकाल के रखना चाहिए था। तो हॉट एयर में ना फिर उसको पानी में डालने के बाद सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद उस चीज़ को, सॉरी, तो सुखाने के बाद उस चीज़ को फिर से एक उस हवा के ज़ोर में से निकाला जाता है ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ और लाइफ साइकिल जो है उसका स्ट्रॉन्ग बना रहे, ठीक है। तो अब जो ये तो होगी बात रेगुलर पिकलिंग की। तो रेगुलर पिकलिंग ऐसे की जाती है, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब ये जो पिकलिंग है इसको कहते हैं हम इको पिकलिंग, इको पिकलिंग या ग्रीन पिकलिंग, या फिर इसको कह देते हैं हम विदाउट एसिड पिकलिंग भी हम कह देते हैं। तो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये टेक्नोलॉजी जो पिकलिंग करती है ना बिना एसिड के करती है। अब देखिए एसिड के साथ जैसे ही पिकलिंग होगी तो उसमें कार्बन एमिशन होगा, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा।
एंड कार्ड ये जो एसिड पिकलिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। अब एसिड पिकलिंग क्या करते हैं लोग, बहुत सारी जगह पे ऐसा किया जाता है कि उस प्रोसेस को पूरा नहीं किया जाता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती है। तो वैसे तो ये इलीगल है, ये टेक्निकली इलीगल है, बट बड़े सारे लोग ऐसा भी कर देते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। तो ये वाले जो हम टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, हम बोल रही हूँ मतलब लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड जो ये टेक्नोलॉजी लेके आया है, उसमें क्या होगा, ये एसिड के बिना पिकलिंग होएगी, ज़ीरो पॉल्यूशन होएगा, ज़ीरो डिस्चार्ज होएगा। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये चीपर देन एसिड स्टील पिकलिंग है, ये सस्ता है, जो रेगुलर पिकलिंग है उससे सस्ता है ये बहुत ज़्यादा। और कितना % सस्ता है, ये है लाइक यहाँ पे बताया नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, ये 15 to 20% चीपर है रेगुलर पिकलिंग से। तो आप बताइए कि जो सस्ता भी है और जो टिकाऊ भी है और जिससे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है और जिसमें एसिड भी नहीं लग रहा है, तो वो ऑफ कोर्स लोग ऑप्ट करेंगे। एंड इंडिया में इस लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के पास एक्सक्लूसिव राइट है, ये शायद मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, ओके। तो इस स्लाइड में जो है वो अभी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो इसकी यूनिट है, जो ये कंपनी है, अब देखिए, अब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो ये भी देखना होता है कि वो क्वालिटी उसकी सही है, जो वो बोल रही है वो करती भी है कंपनी कि नहीं करती है। तो वर्ल्ड वाइड इसकी यूनिट, चाइना में इसकी यूनिट है 50 एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में इसकी यूनिट है 15। अब चाइना में बोलते हैं ना कि चाइना से बड़े सारे हम सस्ती चीज़ें ले सकते हैं क्योंकि चाइना इंडिया को बहुत सारी स्टील एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया इंपोर्ट करता है मतलब चाइना से। तो चाइना में सस्ता कैसे मिलता है, चाइना में सस्ता इसीलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही हैं विदाउट एसिड करें, क्योंकि चाइना में पहले इतनी पॉपुलेशन है, पहले इतना पोल्यूशन और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑफकोर्स गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी। तो इंडिया में अब वही टेक्नोलॉजीज़ की जा रही हैं यूज़, ठीक है। अब स्पेस रिक्वायरमेंट देखते हैं। जो रेगुलर पिकलिंग होती है हमारी, जो स्टील की पिकलिंग होती है, वो 150 से 200 मीटर का स्पेस लेती है एक यूनिट के लिए। यहाँ पे इको पिकलिंग जो है वो 50 मीटर्स का स्पेस लेती है, मतलब 150 मीटर, मतलब जहाँ पे एक यूनिट लग सकता है वहाँ पे ये 3 से 4 यूनिट लगा सकते हैं बहुत आराम से। 150 से 200 मीटर का स्पेस ही होता है, तो 3 से 4 यूनिट बड़े आराम से लगा सकते हैं। एंड ऊपर से ये चीपर भी है, 15 to 20% ये चीपर भी है, ठीक है। और दूसरा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम, एंड उसमें देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन था इसमें। तो ये एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया के पास, इंडिया के लिए लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के पास इस टेक्नोलॉजी के एक्सक्लूसिव राइट है। अब ये लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड करेगा क्या, ये डेवलप एंड सेल करेगा ये टेक्नोलॉजी को इंडिया में, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज डिज़ाइनिंग एंड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, डिज़ाइनिंग एंड इंजीनियरिंग है। एवरेज प्राइस ऑफ इको पिकलिंग लाइन इज 80 to 200 crores एंड 15 to 20% चीपर देन अ रेगुलर स्टील पिकलिंग लाइन। तो जो रेगुलर इसका रहेगा प्राइस वो 80 to 200 crores का रहेगा। तो कोई भी इसको ऑप्ट करना चाहे तो यहाँ से इनको काफ़ी भारी भरकम ऑर्डर मिल सकते हैं क्योंकि इनके पास एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है। अब आता है, सिंस दे आर एक्सक्लूसिव लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड मार्जिन्स आर ऑन हायर साइड। तो क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो ऑफ कोर्स क्योंकि इनको भी तो मार्जिन देना पड़ेगा ना, टेक्नोलॉजी इनकी खरीदी हुई है, या तो इन्होंने मार्जिन बेसिस पे, आई एम नॉट श्योर कि किस बेसिस पे ली है, तो वो भी मैं क्लियर करके बता दूंगी। तो जो भी है, पर इनके मार्जिन काफ़ी हाई रहने वाले हैं। नो अदर कंपनी इन द वर्ल्ड इज़ वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी। अब बात यहाँ पे आती है कि चलो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क ने ली है तो बाकी भी तो कंपनीज हैं, कोई हम और कंपनी के साथ एक्सक्लूसिव राइट ले लेते हैं और कॉम्पिटिटर बन जाते हैं इस कंपनी के। बट वर्ल्ड में इस टाइम पे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई दूसरा बंदा है ही नहीं जो काम करे, सिर्फ यही कंपनी है और कोई है ही नहीं जो ये काम करा। इन फ्यूचर लॉयड इंजीनियरिंग वर्क विल एक्सपोर्ट वंस द कैपेक्स एंड रीबिल्डिंग फेज इज डन। अब देखिए, पहले ही हमने बात करी थी कि इसने अपना नेम चेंज किया है एंड फिर से री एंट्री करी है इसने मार्केट में। तो यहाँ पे इसका जो है ना बिल्डिंग फेज ऑन है,
तो बिल्डिंग फेज जैसे ही इसका डन हो जाएगा एंड इसका केपेक्स, क्योंकि अभी जो ये कमा रहा है बेसिकली वो ये सारा अपने बिजनेस में लगा रहा है, तो केपेक्स मतलब पैसा, एंड रिबिल्डिंग फेज जैसे ही डन हो जाएगा फिर ये एक्सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो क्या कहती है, तो नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा स्टील इंडस्ट्री ग्रोथ। तो यहाँ पे बताइए, क्योंकि हमारा जो सेक्टर है जिसमें ये लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड काम करता है वो है स्टील का। तो स्टील में क्या है, अब ये स्लाइड ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं, आप खुद बाद में भी देख सकते हैं, बट ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे बताया है इसने कि स्टील इंडस्ट्री जो है ना 10% पर ईयर ग्रो कर रही है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट, ये जो है गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट इज सीकिंग टू ऐड 100 मिलियन टन इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। 100 मिलियन टन मतलब 10 मिलियन टन एवरी ईयर। ठीक है, अगले 10 साल तक तभी होंगे। अभी जो करंट है वो 130 मिलियन टन है स्टील का, एंड अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स में 230 मिलियन टन हो जाएगा। तो ये मैंने टेंटेटिव यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में यहाँ पे कहीं होगा एंड अभी यहाँ पे कहीं है, तो 230 मिलियन टन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया है कि ईच मिलियन टन टू सेट अप द कॉस्ट इज 4000 करोड़ कैपेक्स। तो 4000 करोड़ जो है वो हमारा, सॉरी ये 40 हो गया, 4000 करोड़ जो है हमारा 1 मिलियन टन के लिए लग रहा है। तो 10 के लिए हमारा कितना लगेगा, 40,000 करोड़ में ये, और हमारा जो 100 मिलियन है उसके लिए लगेगा लाख, 4 लाख करोड़ की जो है कैपेक्स टोटल मार्केट साइज है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो 10 ईयर्स में, शॉर्ट टर्म में देखते हैं, 10 ईयर्स में 100 मिलियन ये ऐड करने वाले हैं। ठीक है, 10% के रेट से ये बढ़ रहा है, एंड ईच मिलियन टन 4000 करोड़ कैपेक्स लगता है, एंड टोटल मार्केट साइज इज 4 लाख करोड़ कैपेक्स ये आने वाला है इस इंडस्ट्री में। अब यहाँ पे बोला है कि लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड इक्विपमेंट कंट्रीब्यूशन इन टोटल मार्केट इज गोइंग टू बी नॉट लेस देन 50%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट लेस देन 50%। इन्होंने बोला है कि ज़्यादा नहीं होगा, अगर ज़्यादा नहीं होगा इनका, तो कहते कि 50% से कम भी नहीं होगा। और 50% का मतलब है कि 4 लाख करोड़ को 2 से डिवाइड कर दो तो वो आता है 2 लाख करोड़। तो ये बोल रहे हैं कि लॉयड इंजीनियरिंग का आने वाले टाइम में 2 लाख करोड़ का आउट ऑफ 4 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन होगा आने वाले 10 सालों में। आने 2 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एंड ये वर्ड्स जो हैं वो मेरे नहीं हैं, ये वर्ड्स हैं प्रमोटर के, जो यंगेस्ट प्रमोटर हैं हमारे कृष्णा गुप्ता जी के, ये वर्ड्स हैं कि ये होगा, नॉट इफ नॉट मोर देन नॉट लेस देन 50%, मतलब 50% कम से कम 2 लाख करोड़ इस कंपनी का कैपेक्स इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा इस स्टील इंडस्ट्री में, और इक्विपमेंट्स इसके रहेंगे उतने। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री को खाने वाली बात हो रही है, एंड दीज आर नॉट जस्ट माई वर्ड्स, ये मैं सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में बोला, मैं हिंदी में सिर्फ ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, एंड ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरे को बताइए कि अगर लॉन्गर रन के लिए अगर देखें तो ये कंपनी मल्टी पता नहीं कितने मल्टी बैगर्स बनने वाली है, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी जाएगी। तो जो मैंने थंबनेल लगाया है वो फालतू नहीं लगाया है। कुछ लोग ने जब स्टार्टिंग में देखा होगा तो सोचा होगा कि आगे गप्पे मारने यहाँ पे, बट ये गप्पे नहीं है, ये प्योर फैक्ट्स हैं। इनको ढूंढ के लाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। एंड एक और चीज़, मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं बोली है, बट जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है, लिटरली मैंने बहुत मेहनत करी है सारे फैक्ट्स को लाने में, वीडियो बनाने में, हर एक चीज़ को अरेंज करने में, ऊपर नीचे सारा कुछ देखने में। तो आई रियली वॉन्ट कि यहाँ पे कुछ सुपर थैंक्स तो मेरे को आ ही जाए। तो काफ़ी टाइम से हो गया वीडियो का, एंड जल्दी से जाओ और सुपर थैंक्स दे दो मुझे। एंड रेस्ट, सुपर थैंक्स से मैं जाके कॉफ़ी पीऊँगी और शांति से आराम करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बहुत मेहनत करी और बीमार भी बहुत रही हूँ। तो जल्दी से जाओ सुपर थैंक्स दो। ओके, बैक टू टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन्होंने एक और बात करी है, लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड टेंटेटिवली विल ऐड 400 करोड़ दिस फाइनेंशियल ईयर।
तो 400 करोड़ का बहुत बड़ी बात है। इन्होंने 50 करोड़ के आसपास था इनका चलो इसके बारे में बात करते हैं आगे, रेवेन्यू के बारे में भी बात करनी है। तो यहाँ पे लॉयड इंजीनियर मार्जिन इज मिनिमम 50%, तो इन्होंने बोला कि ये 15% अपने मार्जिन रख के चलते हैं, कोई भी इनका प्रोजेक्ट होता है तो 15% अपना रख के चलते हैं। अब यहाँ पे ना आगे भी मैंने ये मेंशन किया है, बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 15% से कम का मार्जिन है, तो इनका एक ही क्राइटेरिया है कि या तो वो लॉन्ग विजन लेके चलना चाहिए, लॉन्गर विजन होना चाहिए इसका, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए, अदरवाइज दे आर नॉट अग्री टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर मार्जिन्स, क्योंकि कंपनी बड़ी मुश्किल से अपनी आइडेंटिटी रीबिल्ड कर रही है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, Lloyds Metal and Energy is also a client of Lloyd Engineering Works Limited and they वर्क ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, दो वर्ड्स का, इन दो वर्ड्स का मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं है कि लॉयड मेटल जो है आके सीधा पकड़ा देता है इनको ऑर्डर, ऐसा नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव बेसिस पे काम करते हैं, मतलब ये भी टेंडर्स वगैरह निकालते हैं, देखते हैं कि जहाँ पे इनको कम से कम चीपर इनको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करा सके तो वहाँ से लेते हैं। अगर वो क्राइटेरिया लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड करता है केटर तो वो उससे करवाएंगे, अगर कोई और उनको ऑफर करा है तो किसी और से करेंगे। तो यहाँ पे लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का एक क्लाइंट लॉयड मेटल एंड एनर्जी भी है। तो ये लॉयड मेटल एंड एनर्जी जो है वो ऑल्सो एक्सपेंशन फेज एंड लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बिल्डिंग इक्विपमेंट्स फॉर लॉयड मेटल एंड एनर्जी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे बोला है रॉ मटेरियल एंड उसके चैलेंजेस। तो रॉ मटेरियल जैसे कि हमने बात करी, क्योंकि स्टील की इंडस्ट्री में तो रॉ मटेरियल जो है इनका स्टील का ही लगेगा। तो मैंने पहले भी ये बात करी कि चाइना बहुत हैवी अमाउंट जो है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है स्टील का, और वहाँ से चीपर पड़ता है बहुत हमें स्टील। तो वो मैंने बात कर दी कि क्यों चीपर पड़ता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे लॉयड इंजीनियरिंग वर्क ने बोला है कि नॉट अ चैलेंज, इनको चैलेंज नहीं लग रहा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव बेसिस पे काम करते हैं। जो भी इनको सस्ता देगा ये उससे खरीद लेंगे, चाहे वो चाइना से आ रहा हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कहीं से, वो क्वालिटी के ऊपर नहीं करेंगे, ये उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बट जहाँ से भी सस्ता इनको मिलेगा, पूरे क्राइटेरियाज फिल होंगे, तो वो वहाँ से ये कर लेंगे। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री इज एक्सपेंडिंग एंड रिक्वायर्स हैवी इक्विपमेंट्स मैन फोर्स। तो यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री, अब ये बात तो सही है कि स्टील इंडस्ट्री अब बूम पे है। नेवी के 200, डिफेंस के 200 न्यू शिप्स आने वाले हैं, लोडिंग आर्म्स एंड बाकी सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ना अब चल रही है। एंड एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बोलते हैं कि अब मार्केट में ईवी है, तो ईवी के होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं उनकी वजह से अब लॉयड बोल रही हूँ, अब ऑयल एंड गैस एंड ये सारी चीज़ों का मतलब नीचे चला जाएगा, ऑयल एंड गैस। बट ये ना बहुत बड़ी मिथ है, ऐसा नहीं होने वाला। ईवी के अंदर उसको एकदम से जैक स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, उसमें ऑयल होता है जहाँ से वो जंप स्टार्ट करेगा। जो भी ये जैसे विंड मिल चलते हैं हमारे, उनको स्टार्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, ऑयल होता है। बाकी सारी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे कि वो चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वो किससे चलते हैं, जो ईवी के चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो ऑयल से चलते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे गैस यूज़ की जाती है। तो ये जो सेक्टर है ना, ये अभी बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ेगा और आने वाले टाइम में बढ़ेगा। ईवी अगर चल रहा है तो ईवी के साथ साथ ये भी बढ़ रहे हैं। ये एक लगता है कि इस सेक्टर को खा जाएगा, ऑयल एंड गैस वाले को, बट ये नहीं खाने वाला। इसकी जो डिमांड है वो रहेगी ही रहेगी। एंड सोलर पैनल्स जो हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, उनके जो बैकएंड्स होते हैं वो किससे चलते हैं, वो ऑयल से चलते हैं, गैस से चलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ फ्यूमेबल चीज़ें होती हैं तो उनसे चलते हैं। तो ये वो सेक्टर जो है ईवी जो है, इसका ऐसा नहीं, ईवी में व्हीकल्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, वो एक डिफरेंट सेक्टर आ गया। व्हीकल्स वाला जो है वो एक डिफरेंट सेक्टर आ गया, क्योंकि उस पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। बट ये ऑयल एंड गैस एंड बाकी सारी चीज़ें, इन पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दे। ये पॉइंट मैंने इन्वॉल्व करना था, पहले कवर करना था, बट ये रह गया था तो अभी मुझे याद आया, सो आई थॉट व्हाई नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पे आते हैं फोकसिंग ऑन साइट टीम्स। अब ऑन साइट टीम्स क्या होता है? ऑन साइट टीम्स होता है कि जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं बैठी हूँ नासिक में, ठीक है, तो मैं नासिक में बैठी हूँ
एंड जो इसका लॉयड का जो प्लांट है जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मुंबई में है, ठीक है। मेरे को ABC कंपनी है, ये लॉयड की कंपनी है, तो ये मैंने इनको ऑर्डर दिया कि मुझे ना यहाँ पे चाहिए कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ कॉलम्स चाहिए, या फिर मुझे कुछ रिफाइनरी की आइटम्स चाहिए, या लोडिंग आर्म्स चाहिए, कुछ चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये यहाँ की फैसिलिटी यूज़ करने की जगह ये ऑन साइट टीम्स का ये कर रहे हैं, ऑन साइट टीम्स बना रहे हैं, जो कि नासिक में जाके मेरे पास आके मेरी जगह यूज़ करके वो वहीं पे उनको सामान डिलीवर करेंगे, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इससे फ़ायदा, सबसे पहली बात यहाँ पे देख लेते हैं हम, इंक्रीज फैसिलिटी बाई 2x इन्होंने अपनी फैसिलिटी बढ़ाई है, बट इनका बिजनेस 10x बढ़ रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उन्होंने ऑन साइट का कर दिया है, क्योंकि इनको अपनी फैसिलिटी नहीं यूज़ करें ना, अपनी फैसिलिटी बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करें। दूसरा क्या, टाइम एफिशिएंट कैसे होगा? देखिए, जब भी कोई चीज़ बना देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने पहले बोला था कि इतनी बड़ी बड़ी ये इतनी भारी भारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कैसे होती होंगी, तो ट्रांसपोर्ट जब भी होती है वो पार्ट्स में होती हैं। सपोज ये यहाँ पे ये कॉलन बना हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ से इनको पार्ट्स कर करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद इनको यहाँ से बेल्डिंग करके बंद किया जाता है। तो यहाँ पे टाइम एफिशिएंट कैसे होगा? ये पूरे का पूरा वहीं पे डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा वहीं पे डिलीवर करेंगे और वहीं पे वेल्डिंग करके दे देंगे। ट्रांसपोर्टेशन का टाइम जो है, ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है वो इनका कंप्लीट बच जाता है। क्वालिटी चेक्स, अब क्वालिटी चेक्स में क्या होगा? अब देखिए, मैं अगर मेरा कोई प्रोडक्ट मुंबई में जाके बन रहा है, तो मैं तो जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा तभी चेक करूंगी, जब मेरे पास डिलीवर होगा तभी उसकी परफॉर्मेंस चेक करूंगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो या तो उनका इंजीनियर्स आएंगे, वो ठीक करेंगे आके, तो ऊपर से टाइम लगेगा, राइट, या तो फिर मेरी रिजेक्शन जाएगी और उनको वापस जाएगा तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि वहीं पे क्वालिटी चेक्स करा रहे हैं कि अपने मुंह के सामने बनवाइए, अपने मुंह के सामने क्वालिटी चेक्स कराइए, तो उससे हमारा टाइम बच रहा है, क्वालिटी चेक वहीं पे हो रही है, और रिजेक्शन जो है हमारी वो कम होएगी उससे। अभी जैसे कि उन्होंने बोला कि अभी रिजेक्शन कोई भी नहीं है, बट फिर भी मैं ONGC को कंसीडर करके चलूंगी कि उनके थोड़ा सा क्वालिटी का इशू बताया था। तो यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन आती भी तो क्वालिटी का इशू नहीं आ पाएगा, बाद में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो वहीं के वहीं फिक्स कर दिया जा सकता है। नो नीड ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब यहाँ पे जो भी इतने बड़े बड़ी चीज़ें हैं उनको, अगर सपोज मेरे पास अभी 2x इन्होंने अपने ये किया, इनके पास ये ऑर्डर केटर कर सकते हैं 10, पर इनके पास ऑर्डर ही 50 आ गए तो ये क्या करेंगे? या तो ये डिले हो जाएगा, राइट, बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, या तो फिर ये मना करना पड़ेगा इनको ऑर्डर्स के लिए कि हम नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि अगर वो टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो हम नहीं कर सकते इसको। तो इन्होंने ये भी इसको फिगर आउट कर लिया कि ऑन साइट करेंगे भैया, वो उधर जगह दो और हम वहीं पे इसको करके बताएंगे और हम वहीं पे करके देंगे। तो इनका मतलब एक ही झटके में जो इन्होंने प्लान किया वो सारे इनकी जो तिगड़मबाजी चल गई और इनका सारा का सारा झंझट वहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। असेंबली टाइम जो ट्रांसपोर्ट के बाद जो ये मैंने कॉलम बनाया था, इसको पार्ट्स में जो जाते हैं असेंबली टाइम, वो भी कट हो गया, वो वहीं के वहीं करके दे देंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत सारा वो होता है। तो ये 10x इनका वो मैन्युफैक्चरिंग जो है इंक्रीज हो जाएगी, एंड ये अपना यूनिट जो है सिर्फ 2x बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब लॉयड इंजीनियरिंग स्टील इंडस्ट्री ग्रोथ इज 15%। तो ये बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे फोकस। तो ये बोल रहे हैं कि 15% से लार्जर ग्रोथ देन 15%, तो 15% से ज़्यादा ग्रोथ लेके चल रहे हैं अपनी। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है, अगर स्टील इंडस्ट्री की जितनी ग्रोथ है उससे ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ पे है और सारे को इन्वॉल्व करके चल रहे, तो उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो और ये कैसे होगा? न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू कोलैबोरेशन विद डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू गेट एक्सक्लूसिव राइट। तो ये यहाँ पे ये खेल चुके हैं कि इन्होंने सबके साथ एक्सक्लूसिव राइट ले लिया है, और इन्होंने ये काम पता कितनी जल्दी किया, जैसे बात बढ़ी है, जो इनकी अमेरिका की कंपनी जैसे उससे बात चली, विद इन 6 मंथ्स इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया और इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें जान के ना आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि कंपनी लॉन्गर रन में बहुत अच्छा करने वाली है। अब देखिए, आज बजट आया है, एंड बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो कर दिया है 20% ऑन सिलेक्टेड स्क्रिप्स, एंड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कर दिया गया है
12.5%, पहले था ये 10%। तो भैया इस चीज़ को कट करने के लिए सबसे पहले तो जो 20% का है, अगर आपका स्क्रिप उसमें आता है कि 20% का, तो 20% तो गवर्नमेंट ले जाएगी। तो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म में जाइए, क्योंकि उसमें फिर भी आपको कितना 7.5% कम पड़ रहा है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ आप बहुत सारी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट टॉपिक है, किसी को जानना होगा तो इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे ना मुझे लगता है कि जो सुपर मारियो बन के घूमते हैं ना, इधर से कूद रहे हैं, उधर से कूद रहे हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। भैया जितना जो कमा रहे हो ना, उतना ले जाएगी गवर्नमेंट, उतनी ब्रोकरेज ले जाएगी। तो ये सुपर मारियो जो तुम बन रहे हो ना, मतलब मार्केट मारेगी तुम्हें बहुत गंदे तरीके से। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के चलो और थोड़ा सा सुधर जाओ, ये सुपर मारियो खेलना बंद कर दो एंड थोड़े से लॉन्गर रन के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसमें लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में लो, तुम किसी भी स्टॉक में लो, बट थोड़ा सा लॉन्गर रन के लिए चलो। शॉर्टर रन में आपको ये तो लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितनी ब्रोकरेज जा रही है, कितना बाकी टैक्स जा रहा है, कितने बाकी पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखो। अगर आपको शॉर्टर टर्म में भी लेना है, प्रॉफिट उठाना है, तो सिर्फ प्रॉफिट मत देखो, उससे पहले ब्रोकरेज कैलकुलेट करो कितनी बन रही है, कितना, अगर उसके बाद प्रॉफिट निकालोगे कितना परसेंट निकाला है, कितना परसेंट ब्रोकरेज में जा रहा है, कितना परसेंट बाकी टैक्सेज एंड एवरीथिंग में जा रहा है, उसको निकालो, पहले कैलकुलेट करो, उसके बाद प्रॉफिट बुक करो। और प्रॉफिट आपका चिंदी सा आ रहा है तो भैया सुपर मारियो बनना बंद करो और एक जगह पे टिक के बैठ जाओ, उछल कूद थोड़ी सी बंद कर लो। मतलब इट जस्ट, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा चीज़ें सुधरनी चाहिए, क्योंकि पूरा नॉलेज लेके और पूरा क्योंकि जब तक आप फाइनेंस के सेक्टर में आके काम कर रहे हो यार, तो थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेके चलो। आप एक घर खरीदने कोई जाता है, ठीक है, तो एक मैं छोड़ो घर की, छोड़ो वाटरमेलन खरीदने अगर आप जाते हो ना, तो वाटरमेलन को कान के पास लगा के ऐसे हिला के देखते हो कि है ठीक है, सूंघ के देखते हो कि अच्छी खुशबू आ रही है। आप किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हो, एक घर लेने जाते हो तो खिड़कियां खोल के देखते हो, दरवाजे खोल के देखते हो, टैप चला के देखते हो एंड देखते हो किस कंपनी की चीजें लगी है। तो एक घर के लिए आप इतना कर सकते हो, एक वाटरमेलन के लिए इतना कर सकते हो, एक लकड़ी को कुछ टेबल लेने जाते हो उसको ठोक बजा के देखते हो कि सही है नहीं है, कार्डबोर्ड तो नहीं लगा कहीं, लकड़ी है ना पक्का। तो वो सारी चीजें अगर देख के चलते हो, जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो उसका भी तो देखो कि वो कंपनी क्या कर रही है, क्या विजन है, और उसको भी ठोक बजा के चलो। ऐसे मत कहीं भी पैसे अपने डाल के जाओ और शॉर्ट टर्म में इधर उधर सुपर मारियो बन के घूमते रहो। थोड़ा सा टिक के चलो। एंड मुझे लगता है कि शेयर मार्केट से ज़्यादा अच्छा कोई बिजनेस नहीं है अगर आप टिक के चलो और समझदारी से चलो। और फाइनेंशियल नॉलेज होना, फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप शेयर मार्केट में हो। सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। एंड ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, दीज आर फैक्ट्स। एंड इन चीज़ों को थोड़ा सा संभल के चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड मुझे लगता है कि आप ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ शेयर मार्केट में अपना प्रॉफिट निकाल पाओगे एंड फिर शेयर मार्केट को जुआ बोलना बंद कर दोगे। सो एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई इन्वेंटरी इज ग्रोइंग। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये अपना वर्क प्लेस भी 2x कर चुके हैं, राइट। तो कह रहे कि इन्वेंट्री ग्रो क्यों कर रही है भाई, तुम्हारा कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है, तो तुम इन्वेंट्री ग्रो 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 क्यों करे जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एज पर टॉप लाइन एंड टू रिड्यूस द डिले इन डिलीवरी। तो देखो जो पहले पुराने ऑर्डर्स हैं या एग्जिस्टिंग ऑर्डर हैं, पेंडिंग ऑर्डर है, उनको टाइम पे डिलीवर करने के लिए इनको इन्वेंट्री अपनी ग्रो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्डर्स इतने ज़्यादा इनको आने लग पड़े हैं अब, तो इनको इन्वेंट्री तो अपनी ग्रो करनी ही पड़ेगी, तभी ये टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे। टू स्पीड अप द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कोलेबोरेशन आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर बिजनेस। तो ये पहले से ही अपनी प्रेपरेशन करके चलेंगे। जो इनकी कोलेबोरेशन है, अब बजट भी आ चुका है और बजट अनाउंस भी हो चुका है पावर सेक्टर में एंड न्यूक्लियर सेक्टर में एंड दूसरा डिफेंस में, बाकी सारी चीज़ों में कितनी सारी चीज़ें आई हैं। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना जोर दिया गया है, तो ये स्टील में ही है। तो वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला है कि कोलेबोरेशन भी अट्रैक्ट करने वाली है बिजनेस, एंड जो पेंडिंग ऑर्डर्स है टॉप लाइन को ध्यान में रखते हुए ही हम अपनी इन्वेंट्री कर रहे हैं ग्रो। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे डेट जो है काफ़ी ऐड हो चुका है, तो डेट को क्या करने वाले हैं आप, किस तरीके से उसको देखते हैं। तो ये पहले तो बोल रहे हैं कि ये अब और डेट नहीं बढ़ाएंगे, इनके पास जो पैसा है वो काफ़ी है इनके बिजनेस के लिए, तो ये अब और डेट नहीं लेने वाले हैं। इक्विटी डाइल्यूशन,
तो ये इक्विटी भी कोई डाइल्यूट नहीं करने वाले हैं, ज़ीरो ज़ीरो, ये कुछ भी नहीं, ना ये डेट बढ़ाएंगे ना ये इक्विटी डाइल्यूट करेंगे, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तीसरा, राइट इशू के जो फंड है ना वो अपना बिजनेस में लगाने वाले हैं, एंड ये एक बहुत अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। तो राइट इशू का फंड इनके पास सफिशिएंट है एंड वही ये अपने आगे बिजनेस में लगाने वाले हैं। तो ये स्लाइड जो है ना ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है कि यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ बताया है कि किस किस तरीके से आगे इनका फ्यूचर प्लान है। अब ये लाइबिलिटी इनके पास कितनी है, 150 करोड़ के आसपास की इनके पास लाइबिलिटी है। तो ये उन्होंने बताया कि क्यों है, मेनली ड्यू टू द एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट्स। जो इनके पास ऑर्डर हैं तो पेमेंट जो आती है वो एडवांस जो आती है, क्योंकि इनके ऑर्डर्स ही इतने इतने करोड़ के होते हैं, राइट। तो मतलब आप लेके चले कि 100 करोड़ का ऑर्डर है, तो अगर हम यहाँ पे 5% भी एडवांस ले रहे हैं, 10% भी एडवांस ले रहे हैं, तो 5 से 10 करोड़ तो पहले एडवांस आ रहे हैं। तो वो लाइबिलिटी में आए, क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है, तो वो लाइबिलिटी में आएगा यहाँ पे, ठीक है। लॉयड इंजीनियरिंग हैज़ लीज्ड ऑफिसेस, तो इन्होंने ऑफिसेस लीज किए हैं, तो उसका रेंट एंड बाकी सारी चीज़ें तो वो भी लाइबिलिटी में जाता है, क्योंकि उनका अपना नहीं है, वो एसेट होता है, वो डिप्रिशिएटिंग एसेट हो जाता है या अप्रिशिएटिंग एसेट हो जाता, बट ये ऑफिस इन्होंने लीज पे लिया है तो रेंट जाता है, तो वो भी लाइबिलिटी है। कपल ऑफ मशीनरीज आर ऑन लीज, अगेन सेम यहाँ पे लगता है वो मेथड, तो वो भी लाइबिलिटी में आता है। लॉयड इंजीनियरिंग हैज़ नो फ्यूचर प्लान्स टू इंक्रीज द राइट टू यूज़, तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है कि लाइबिलिटी अपनी अब ये और बढ़ाएंगे, ऐसा कोई इनका फ्यूचर प्लान लिया। तो मतलब स्टेबल है, जहाँ पे इनका कैश फ्लो है वहीं पे रहेगा एंड पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव सी जगह। अब इन्होंने बोला है कि डाइल्यूशन, कि तो डाइल्यूट इन्होंने पास्ट 10 ईयर्स में ना काफ़ी सारे अपने शेयर्स जो हैं वो डाइल्यूट किए हैं। तो उन्होंने क्यों कैसे किए हैं, एक तो इनका ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर था, एंड लास्ट 10 ईयर्स में आपको पता है कि इनके पास मैनेजमेंट जो है कुछ टाइम पहले वापस आई है, बहुत सारे चेंजेस थे, रीबिल्ड करना था अपने फेस को, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब हम घर गृहस्थी भी अगर चलाने पे बैठ जाएं तो ही कितने सारे उसमें डिपार्टमेंट आते हैं, हेल्थ का आ जाता है, राशन का आ जाता है, फिर घर की मरम्मत का आ जाता है, फिर बच्चों की पढ़ाई का आ जाता है, फिर घर के खर्चे आ जाते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझको लगता है उसमें इतने डिपार्टमेंट होते हैं, तो जब आप कंपनी रन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है ये। एंड ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ये इन्होंने डाइल्यूट किए हैं। अब राइट इशू की बात आती है, राइट इशू वैसे देखा जाए तो डाइल्यूशन नहीं है, तो विच इज़ नॉट बेसिकली डाइल्यूशन एज इट इज़ गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो राइट इशू उन्हीं को मिलता है जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अनटिल एंड अनलेस हम इसको काउंट कर सकते हैं कि वो डाइल्यूट हुए हैं, वो कैसे कर सकते हैं, अगर री अनाउंस करते हैं शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को। तो जो राइट इशू के सपोज मेरे को मिले हैं 2000 शेयर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैं या तो मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं इनको रख सकती हूँ या तो मैं इनको बेच सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने अगर दूसरा ऑप्शन चूज किया, यह है पहला ऑप्शन, यह है दूसरा ऑप्शन चूज किया, तब तो इसको मान सकते हैं कि डाइल्यूट हुए हैं। बट अगर ये मैं नहीं बेचती हूँ तो ये डाइल्यूट नहीं हुए, तो मेरे पास ही शेयर्स हैं, तो ये डाइल्यूशन में नहीं आता है, ठीक है। ये बात होगी इनकी। अब आते हैं हम एबिटा पे। तो एबिटा क्या होता है, एबिटा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड ब्ला ब्ला इमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनकी ग्रोथ जो है एबिटा की 16 to 18% इनकी ग्रोथ है, जो कि स्टेबल स्टेगनेंट हो चुकी है, एंड इससे ऊपर ही बढ़ेगी होपफुली। तो इसकी की क्या है इसको स्टेबल मेंटेन करने के लिए, और की है मार्जिन्स। ये मार्जिन्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इनके जो मार्जिन्स है, मैंने आपको बोला था कि 15% ये लेके चलते हैं, एंड अगर कोई छोटा प्रोडक्ट हो जिसमें 15% से कम हो तो ये क्या करते हैं, तो इफ़ द मार्जिन इज़ लेस इन एनी प्रोजेक्ट देन देयर शुड बी ए लॉन्ग टर्म विजन। तो ये इन्होंने बोला था कि अगर लॉन्ग टर्म विजन हो, लाइक 10 साल का या 12 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा, तो वो अपने मार्जिन थोड़े कम कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन मार्जिन। अब यहाँ पे डिफेंस सेक्टर की बात हुई, तो डिफेंस सेक्टर मार्जिन आर गुड एंड ऑल्सो गिव्स यू द स्पेयर पार्ट बिजनेस। तो डिफेंस सेक्टर में क्या होता है कि जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट जाता है तो स्पेयर पार्ट भी यूजली उसी के लिए जाते हैं, क्योंकि पूरा शिप या बाकी सारी चीज़ें उसी के हैं, अच्छा चला है तो उसी से लिया जाता है। अगर क्वालिटी में कुछ दिक्कत आ जाती है तो ऑफ कोर्स नहीं लेंगे, बट इट गिव्स यू द दिस स्पेयर पार्ट बिजनेस एज वेल, ठीक है। अब चलते हैं हम इसका जो नेगेटिव कैश फ्लो है। तो नेगेटिव कैश फ्लो जो है, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि इनका नेगेटिव कैश फ्लो है। तो क्यों हो रहा है भाई, तुम काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला बिकॉज लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड इज एट
ग्रोथ पाथ। तो ये जैसे कि हमने बोला कि इन्होंने री एंटर किया है एंड अपनी आइडेंटिटी बनाई है नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ग्रोथ पाथ में है, तो उसमें ऑफ कोर्स नेगेटिव हो जाता है। इन दैट केस द इनिशियली ऑपरेटिंग साइकिल्स आर ऑन नेगेटिव साइड। तो इन्होंने बोला कि इनिशियली जो होता है ऑपरेटिंग साइकिल्स होते हैं थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड रीजन बिकॉज यूजली ऑल द प्रॉफिट, यहाँ पे THE होगा, ऑल द प्रॉफिट्स गो इन द वर्किंग कैपिटल एंड यूज फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस। तो ये अभी जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो सारा कहाँ जा रहा है, एक्सपेंशन में। तो ये एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो सारा का सारा प्रॉफिट उसमें जा रहा है, उसकी वजह से इनका कैश फ्लो अभी नेगेटिव है। बट जैसे ही ये उसको कैपेक्स को मीट कर लेंगे एंड रीबिल्डिंग फेज ठीक हो जाएगा, तो उसके साथ साथ ही इनका कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक। एंड मुझे लगता है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब जो थंबनेल हमने लगाया है कि 3000 तक जा सकता है, नहीं जा सकता, तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने बात करी थी, कहाँ हमने बात करी थी, ओके, तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि 2 लाख करोड़ आउट ऑफ टोटल 4 लाख करोड़ कैपेक्स। तो यहाँ पे जो हमने बात करी है वो हवाई बात नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। एंड ये फैक्ट्स जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं मिस्टर कृष्ण गुप्ता जी द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोई छोटी चीज़ें नहीं हैं। अगर कोई कंपनी का प्रमोटर ये दावा कर रहा है तो ये झूठ नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि चलो 50% नहीं, चलो हर कोई, एवरीवन स्पीक्स हाईली टू हिमसेल्फ और हिज सेल्फ, तो मुझे लगता है कि 50% नहीं होगा तो 40% तो कहीं नहीं गया। तो 40% पे अगर होता है तब भी आप ये देख लो कि 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का रहता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो और अगले 10 सालों में ये होने वाला है, तो कंपनी आप खुद देख लो कि 3000 जाएगी कि नहीं जाएगी। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंपनी अगले 10 सालों में 3000 जाएगी, बट ये ज़रूर बोल रही हूँ कि 2028 तक का हम टारगेट लेके चले हैं। मुझे लगता है कि ये कंपनी वहाँ तक जा सकती है। बीच में अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स आएंगे एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि डराएंगी भी, बट यस मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ये कंपनी ग्रो कर सकती है अगर आप सुपर मारियो बनना बंद करें तो। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट का टारगेट है 200 न्यू शिप्स का एंड नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स में। एंड यहाँ पे लॉयड इंजीनियरिंग ने अप्लाई भी किया है, जिसका मैंने नॉर्मल वीडियो में बात भी करी थी कि ये चीज़ हो सकती है जल्दी ही एंड कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पे ना जब ये बात हुई थी शिप्स की, तो यहाँ पे क्योंकि बड़ी सारी बातें थी तो मैं वो वर्बली बोल देती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बात करी थी कि न्यूक्लियर सेक्टर जो है ना उसको लेके ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं लोग मार्केट में, क्योंकि जैसे अब है फ्रांस है, फ्रांस में 70% जो पावर है वो न्यूक्लियर सेक्टर से आता है और इंडिया में वो 2 या 3% आता है। तो उसको भी न्यूक्लियर सेक्टर से पावर को भी, क्योंकि उससे कार्बन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो इसको भी बढ़ोतरी देने की बातें हो रही हैं एंड यहाँ पे इनके पास पेटेंट्स हैं, तो वहाँ से भी इनको ऑर्डर्स आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो और मैं क्या बताऊँ आपको, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा बजट का एक बार, वैसे तो मैंने देख लिया था, कुछ चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये मेरे को किसी ने स्पॉन्सर नहीं करी है एंड मेरी कोई बाई सेल होल्ड, ये नो बाई सेल और होल्ड recommendations, नो बाई सेल होल्ड recommendations, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है एंड आपकी मर्जी है, लेना है लीजिए, सुपर मारियो बनना है सुपर मारियो बनिए, स्पाइडरमैन बनना है स्पाइडरमैन बनिए। ये जस्ट मैंने जो बातें बोली हैं वो इसलिए बोली है कि थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस स्टॉक के लिए, वो हर एक शेयर मार्केट के लिए, पूरी शेयर मार्केट के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे के चलिए, तो मुझे लगता है कि आपकी जर्नी लॉयड इंजीनियरिंग की तरह अपने आप को रीडिफाइन करेगी एंड अपने जीवन में एक नई पहचान बनाएगी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नॉर्मल जो एनालिसिस है उसमें मिलते हैं एंड तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।